इस बार चू फैंग ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह सीधे अंदर चला गया। हालांकि वह अपनी जान की बहुत कद्र करता था, लेकिन जब फैसला करने का समय आता था तो वह फैसला करता था। जब मौका देने का समय होता था तो वह कभी दया नहीं दिखाता था। गुफा में प्रवेश करने के बाद उसके सामने सब कुछ अचानक गुप्त अंधेरा हो गया। उसके सामने एक गहरी सुरंग थी जो किसी अज्ञात स्थान की ओर ले जाती थी। ये स्वाभाविक रूप से बनी हुई नहीं लगती थी। सुरंग की दीवारें और फर्श बहुत चिकने थे। गुफा बाहर से ज्यादा बड़ी नहीं दिखती थी। हालांकि चू फैंग के अंदर प्रवेश करने के बाद उसे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक और दुनिया थी। वह 1 घंटे तक चला, लेकिन उसे अभी भी निकास नहीं मिला। वैसे भी ये हमेशा यही गुप्त अंधेरी घुमावदार गलियारा था। कुछ समय तक चलने के बाद अचानक चू फैंग का शरीर फिर से तीव्र भूख से भर गया, और इस बार यह अत्यंत तीव्र थी, पहले से कहीं ज्यादा। उसी समय चू फैंग ने सिर उठाया। आखिरकार आगे थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी। चू फैंग ने ध्यान केंद्रित किया। जो चीज उसे आकर्षित कर रही थी वह ठीक सामने थी। चाहे वह अवसर हो या खतरा, परिणाम सामने स्पष्ट हो जाएगा। वह मुश्किल से अपने शरीर की धड़कन को दबा पाया। वह सावधानी से आगे बढ़ा। 15 मिनट बाद चू फैंग निकास के पास पहुंच गया। समुद्र के पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। ये लहरों की गर्जना थी। मैं कहाँ हूँ? कहीं ये समुद्र का तल तो नहीं? चू फैंग को घबराहट हुई। वह गुफा से बाहर की ओर भागा। अगले ही पल चू फैंग गुफा के निकास पर ठिठक कर रुक गया। वह वास्तव में अवाक रह गया। यहाँ आने से पहले चू फैंग ने कई संभावनाओं के बारे में सोचा था। हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि वह एक विशाल पर्वत के पेट में होगा। उसने एक समुद्र देखा, एक रक्त समुद्र। उसके शरीर को अत्यंत आकर्षित करने वाली रक्तरेखा शक्ति यही थी। ये वास्तव में एक समुद्र में बदल गई थी। एक नज़र में इसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। इसके अलावा इस जगह में हवा थी। हवा का एक झोंका आया जिसने 100 मीटर ऊंची लहर को उभारा। ये रक्तरेखा शक्ति से बना एक विशाल समुद्र था, लेकिन इसमें खून की गंध नहीं थी। इसके स्थान पर एक हल्की सुगंध थी। बस एक हल्की सी सांस लेने से ही कोई आराम महसूस कर सकता था। ये जगह कहाँ है? चू फैंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस समय को याद करें जब उसने यू से विनाश रक्तरेखा प्राप्त की थी। तब यू के ऊपर की जगह में एक रक्त झील थी, लेकिन इस बार ये कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। ये कहीं ज्यादा विचित्र भी था। चू फैंग सावधानी से समुद्र की ओर कुछ कदम बढ़ा। जब वह करीब पहुंचा तो चू फैंग को लगा कि वह पागल होने वाला है। उसने क्या देखा? समुद्र तट पर लहरों द्वारा लापरवाही से टकराए गए क्रिस्टलीय पदार्थ जैसे कंकड़ थे। ये वास्तव में रक्तरेखा शक्ति का ठोस रूप था। मिसलेनियस आइटम्स गोल्डन रैंकिंग लिस्ट पर इस वस्तु के लिए एक शब्द था। रक्तसार। ये रक्तरेखा शक्ति से शुद्ध और सघन किया गया एक अस्तित्व था। इसका प्रभाव साधारण रक्तरेखा शक्ति से कहीं ज्यादा मजबूत था। ये मिसलेनियस आइटम्स गोल्डन रैंकिंग लिस्ट पर ग्राम में बिकता था। प्रति ग्राम 100,000 अंक। इसके अलावा ये केवल सबसे साधारण रक्तसार की कीमत थी। अगर चू फैंग के सामने मौजूद रक्तसार इस समुद्र में रक्तरेखा शक्ति से सघन हुआ था, चू फैंग अब उनकी कीमत की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने लापरवाही से एक नज़र डाली। ये कम से कम कुछ दर्जन किलोग्राम था। ये सैकड़ों मिलियन अंकों के लायक था। इसके मुकाबले चू फैंग ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाए गए कई मिलियन अंक कुछ भी नहीं थे। चू फैंग का दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं अनजाने में किस जगह पर आ गया हूँ? इस जगह को किसने बनाया? ऐसी जगह बनाने वाला अस्तित्व चू फैंग की कल्पना से कहीं आगे था। उसके एक हल्के से फूंक मारने से ही चू फैंग को 1000 बार खत्म किया जा सकता था। चू फैंग ने जबरदस्ती अपनी घबराहट को दबाया। उस पल चू फैंग समुद्र तट पर पहुंच गया था। कुछ रक्तसार के टुकड़े उसकी पहुंच में थे। चू फैंग ने झुककर उसे उठाने की योजना बनाई। ठीक तभी आसपास की हवा अचानक रुक गई। उफनती लहरें तुरंत किसी अज्ञात शक्ति द्वारा चिकनी कर दी गईं। अब कोई लहरें नहीं थीं। उस पल चू फैंग का दिल जोर से कांप उठा। एक अवर्णनीय भय ने चू फैंग के पूरे शरीर को घेर लिया। ये जीवन के मूल स्तर पर एक दमन था। उच्च स्तरीय जीवन रूप का निम्न स्तरीय जीवन रूप पर दमन। क्या A+ रैंक, क्या S रैंक? इस दबाव की तुलना में वे सब कचरा थे। चू फैंग को लगा कि केवल उस समय जब वह यू से मिला था तभी वह इस अस्तित्व की तुलना कर सकता था। वह मुश्किल से अपने शरीर को हिला पाया। चू फैंग बहुत खुश हुआ। वह शुरू में निराशा में था, लेकिन वह अभी भी हिल सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने समुद्र तट से बेतरतीब ढंग से सामान उठाया, इस बात की परवाह किए बिना कि उसने क्या उठाया। फिर उसने तुरंत ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई को बुलाया। वह अपनी जान की परवाह किए बिना पागलों की तरह भागा। 1 सेकंड, 2 सेकंड। चू फैंग को गुफा में दौड़ने के बाद भी कोई खतरा नहीं लगा। हालांकि वह दमनकारी शक्ति अभी भी मौजूद थी। चू फैंग के पास कुछ और सोचने का समय नहीं था। वह सिर झुकाकर अपनी जान बचाने के लिए भागा। गुफा से बाहर निकलना पर्याप्त नहीं था।
वह आसमान में उड़ा और द्वीप छोड़ दिया। वह अधिकतम गति से 1 घंटे से अधिक समय तक उड़ा। उसके शरीर की सभी हड्डियां बोझ सहन नहीं कर पाईं और चटकने की आवाज़ें निकालने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भी पल टूट जाएंगी। उस पल वह पहले ही शापित द्वीप से दसियों हजार मील दूर था। उसी समय गुफा में कहीं से एक अस्पष्ट आवाज़ आई। यह अंतरिक्ष में गूंज रही थी। मुझे लगता है कि मैंने इस बार 17 युगों तक सोया। बुरा नहीं, लेकिन मैंने खुद को रिबूट करने में बहुत समय बर्बाद किया। वह छोटा सा लड़का कहाँ गया? वह क्यों भाग गया? छी, वह काफ़ी तेजी से भागा। इतने कम समय में वह पहले ही 20,000 किलोमीटर दूर भाग गया। क्या मुझे उसे जबरदस्ती वापस खींच लेना चाहिए? छोड़ो। उस समय मास्टर ने कहा था कि मुझे उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। छोड़ो, मुझे बस सोते रहना चाहिए। इस छोटे लड़के ने मेरी नींद में खलल डाला, मुझे उसे थप्पड़ मारना चाहिए। फिर कई दसियों हजार मील दूर चू फैंग, जो अभी अभी रुका था, को अचानक अपने सिर में दर्द महसूस हुआ। उसके सिर के पीछे एक बड़ा सा उभार प्रकट हो गया। धिक्कार है, ये दर्द करता है। मुझ पर क्या हमला हुआ? चू फैंग ने चारों ओर देखा। वह समुद्र से घिरा हुआ था और वह अभी भी हवा में था। हमला कहाँ से आया? क्या मैं बहुत घबराहट के कारण भ्रम देख रहा हूँ? लेकिन इस बड़े उभार की व्याख्या कैसे करूँ? चू फैंग ने अपने आप से बड़बड़ाया। छोड़ो, शायद उस अजीब द्वीप पर मुझे किसी मच्छर ने काट लिया था। वैसे भी मुझे चोट नहीं आई। कौन परवाह करता है? चू फैंग ने लापरवाही से अपने आप में एक कारण बड़बड़ाया। फिर वह आगे की ओर बढ़ने लगा। उसके हाथ में कुछ पत्थर थे जो उसने समुद्र तट से उठाए थे। चू फैंग ने यह भी देखने की हिम्मत नहीं की कि वे क्या थे, क्योंकि बिना किसी कारण के पीटे जाने के तरीके से चू फैंग ने अनुमान लगा लिया था। ये निश्चित रूप से उस गुफा में मौजूद उस भयानक अस्तित्व का काम था। ये बहुत भयावह था। दसियों हजार मील दूर होने के बावजूद यह अभी भी उसके साथ जैसा चाहे वैसा खेल सकता था। इसलिए चू फैंग ने जानबूझकर एक बहाना बनाया। वह नहीं चाहता था कि वह भयानक अस्तित्व उस पर ध्यान देता रहे। उसने उन खजानों को देखने की हिम्मत नहीं की जो उसने उस अस्तित्व के क्षेत्र से लिए थे। भले ही यह उस तरह के अस्तित्व के लिए कुछ भी न हो, कौन जानता था कि वह अपनी मर्जी से क्या करेगा। चाहे वह उसे मार दे या वह वस्तु वापस ले ले, चू फैंग को निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ता। ये बहुत डरावना है। भागो, जितना दूर उतना बेहतर। सीधे पृथ्वी पर लौट जाओ। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम अभी भी पृथ्वी की निगरानी कर सकते हो। चू फैंग वास्तव में रसातल में रहने के मूड में नहीं था। वह जल्दी जल्दी रास्ते पर चल पड़ा। दक्षिणी समुद्र को पार करने और रसातली भूमि में प्रवेश करने के बाद उसने एक डिस्गाइज पोशन का सेवन किया। फिर वह भागता रहा। रास्ते में अगर वह रुक सकता था तो वह नहीं रुका, जब तक वह उस टेलीपोर्टेशन सरणी में कदम नहीं रखा जो रसातल के पहले और दूसरे स्तर को जोड़ती थी। चू फैंग ने राहत की सांस ली। आखिरकार सुरक्षित। हालांकि चू फैंग के ये शब्द बोलने के ठीक बाद किसी समय उसके सिर के पीछे एक और बड़ा उभार प्रकट हो गया। उस पल चू फैंग को वास्तव में रोने का मन हुआ। उसने अब पक्का कर लिया था, जो व्यक्ति उसे छेड़ रहा था उसका शायद उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि कोई भी जो इस रैंक से कहीं ज्यादा भयानक अस्तित्व द्वारा लगातार देखा जा रहा हो, वह हमेशा डर में रहेगा। जब तक टेलीपोर्टेशन खत्म नहीं हुआ और वह रसातल के पहले स्तर पर वापस नहीं आया, चू फैंग ने अपना मुंह पूरी तरह बंद रखा। उसने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि उसके दिमाग में चल रहे विचार भी पूरी तरह से अवरुद्ध थे। वह कुछ भी सोचने की हिम्मत नहीं करता था। उसे डर था कि वह व्यक्ति यह भी जान लेगा कि वह क्या सोच रहा है। उस पल चू फैंग एक लकड़ी के ब्लॉक की तरह था। वह रसातली मार्ग की ओर बेसुध होकर उड़ा। जब तक वह रसातली मार्ग से गुजरकर पृथ्वी पर वापस नहीं आया, चू फैंग को रोने का मन हुआ। रसातल की यह यात्रा बहुत उतार चढ़ाव भरी थी। मुख्य बात यह थी कि यह डरावनी थी। इस बार चू फैंग ने अपना मुंह खोला और कुछ शब्द बड़बड़ाए। वास्तव में कुछ शब्दों में उस भयानक अस्तित्व को सूक्ष्म रूप से उकसाया गया था। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये पक्का हो गया। उसे नहीं पता था कि वह अस्तित्व ऐसा नहीं करना चाहता था या नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अब पृथ्वी पर मौजूद चू फैंग पर ध्यान देना बंद कर दिया था। मानो उसके दिल से एक बड़ा पत्थर हट गया हो। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। वह धीरे धीरे अपने घर की ओर चला। स्कूल से घर लौटने के रास्ते में तब जाकर चू फैंग ने अपने हाथों में पसीने से भीगे पत्थरों पर एक नज़र डाली। लंबे समय तक घूरने के बाद उसने बेसुध नज़रों से बड़बड़ाया, मुझे लगता है कि मैं अमीर हो गया हूँ। उस पल चू फैंग के दाहिने हाथ में एक बड़ा और दो छोटे पत्थर थे, कुल मिलाकर 3 रक्तसार। बड़ा वाला अनुमानित रूप से लगभग 150 ग्राम था, जबकि छोटे वाले प्रत्येक लगभग 50 ग्राम के थे। कुल मिलाकर लगभग 500 ग्राम। दूसरे शब्दों में, अंत में चू फैंग ने लापरवाही से कुछ उठाया और आधा किलोग्राम शीर्ष श्रेणी का रक्तसार प्राप्त कर लिया।
साधारण रक्तसार मिसलेनियस आइटम्स गोल्डन रैंकिंग लिस्ट पर प्रति ग्राम 100,000 अंकों में बिकता था। चू फैंग को नहीं पता था कि उच्च श्रेणी के रक्तसार की कीमत क्या थी या वे बिकते भी थे या नहीं। लेकिन प्रति ग्राम 100,000 अंकों की दर से भी चू फैंग का लापरवाही से उठाया गया सामान 25 मिलियन अंकों के लायक था। 10 मिलियन, ये जैसे आसमान से पाई गिरने जैसा था। लंबे समय बाद चू फैंग का गला हिल गया, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। ये सब एक सपने की तरह लग रहा था। उसने इतनी मेहनत से राक्षसों और डेमनों को मारा था, लेकिन वे इस लापरवाही से उठाए गए सामान के सामने कुछ भी नहीं थे। दुर्भाग्य से मिसलेनियस आइटम्स गोल्डन रैंकिंग लिस्ट पुनर्खरीद स्वीकार नहीं करता था, वरना चू फैंग के अंक 10 गुना बढ़ जाते। एक बार जब ट्रेडिंग क्षेत्र खुल जाता तो वह वहां व्यापार कर सकता था। हालांकि चू फैंग कोई मूर्ख नहीं था, उसे इस खजाने का अच्छा उपयोग करना था। वह इन रक्तसारों का उपयोग करके देखना चाहता था कि क्या वह अपनी दोनों दैवीय रक्त रेखाओं को और मजबूत कर सकता है। चू फैंग सड़क के किनारे 10 मिनट से अधिक समय तक खड़ा रहा। फिर वह धीरे धीरे घर की ओर चला। वह अपने घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने वाला था। हालांकि दरवाजा अचानक खुल गया। चू तियानलाई प्रवेश द्वार पर खड़ा था और चू फैंग को आक्रामक रूप से घूर रहा था। वह ऐसा दिख रहा था जैसे वह उसे कठोर डांट लगाने वाला हो। उसके पीछे चू फैंग की माँ सन न्यानइंग चू फैंग को अर्थपूर्ण नज़रों से देख रही थीं। धिक्कार है, मैं ये कैसे भूल गया, चू फैंग ने अपने दिल में चिल्लाया। उसके माता पिता ने उसे कैप्टन वेई शिंगबुओ के पास विशेष प्रशिक्षण के लिए राजधानी जाने के लिए कहा था। लेकिन भले ही उसने उनसे वादा किया था, वह उनकी पीठ पीछे रसातल में चला गया था। वह पूरी तरह से यह भूल गया था। अब वह वास्तव में इत्मीनान से घर वापस आने की हिम्मत कर रहा था। चू फैंग को भी अपनी हिम्मत पर प्रशंसा थी। अपने पिता के गंभीर चेहरे को देखकर चू फैंग ने मुस्कुराकर अजीब ढंग से हंसा। हाँ, पापा मम्मी, आप दोनों घर पर हैं। मैं सोच रहा था कि आज मौसम इतना अच्छा क्यों है। चू फैंग, जो A+ रैंक अर्थ डेमन के सामने भी निडर था, अपने परिवार के सामने असंगत बोलने लगा। अगर एंडरसन और उनके साथी यह जान लेते तो उनकी जबड़े शायद गिर जाते। विषय मत बदलो, चू तियानलाई ने ठंडे स्वर में हंकारा। बताओ, तुम इस समय कहाँ थे? अगर मैंने ओल्ड वेई से संपर्क नहीं किया होता तो मुझे नहीं पता होता कि तुम घर छोड़ने के बाद अपने अंकल वेई को ढूंढने नहीं गए। पास में सन न्यानइंग ने चू तियानलाई को आंखें तरेरीं। बच्चे के शरीर पर धूल देखो, क्या तुम उसे अंदर आने, नहाने और कपड़े बदलने नहीं दे सकते? फिर उससे पूछो। चू तियानलाई ने एक दबी हुई हंकार निकाली। तुमने इस बच्चे को बिगाड़ दिया है। हालांकि सन न्यानइंग ने बिना हिचकिचाहट के उसका जवाब दिया। तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं ही बच्चे को बिगाड़ रही हूँ। क्या ये तुम नहीं थे जो मुझे बार बार याद दिला रहे थे कि ओल्ड वेई से शियाओ फैंग के लिए विशेष प्रशिक्षण में एक और जगह देने के लिए कहूँ? तुम्हें डर था कि बच्चा यह अवसर खो देगा। ये सुनकर चू तियानलाई ने जल्दी से सन न्यानइंग को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह निराश हो गया। तुम बदमाश बूढ़ी औरत, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि इस बात को बच्चे को नहीं बताना है? मुझे पहले उसे सबक सिखाना था ताकि वह अपनी गलती से सीखे। तुमने अब इसे क्यों बता दिया? सन न्यानइंग ने चू तियानलाई को नज़रअंदाज कर दिया। उठो, रास्ता मत रोको। बच्चा सुरक्षित वापस आ गया, यह अच्छी बात है। भले ही तुम्हें खाने की जल्दी न हो, शियाओ फैंग को तो भूख लगी होगी। चू फैंग ने देखा कि उसके माता पिता एक दूसरे से तकरार कर रहे थे। फिर भी उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उनके बोलने में प्यार, देखभाल और सांत्वना छलक रही थी। चू फैंग के दिल में गर्माहट महसूस हुई। क्या ये कठिनाई से अर्जित शांति और खुशी वह नहीं थी जिसे वह अपनी जान जोखिम में डालकर बचाने की कोशिश कर रहा था? पहले छोटा परिवार, फिर बड़ा परिवार, यह मानव स्वभाव था। पृथ्वी की रक्षा करने का मतलब अपने छोटे से परिवार की रक्षा करना भी था। चू फैंग इसे बहुत स्पष्ट रूप से देख पा रहा था, इसलिए चू फैंग एक पल के लिए भी ढील देने की हिम्मत नहीं करता था। शियाओ फैंग, जल्दी अंदर आ। मम्मी ने तुम्हारी पसंदीदा कोला चिकन विंग्स बनाई हैं। अपनी माँ के आग्रह को सुनकर चू फैंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और जल्दी से जवाब दिया, धन्यवाद मम्मी। बोलते हुए वह अपने पिता के पास से गुजरा, जिनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, लेकिन वह असहाय थे। वह हंसते हंसते रह गया। इस बार अपनी माँ के साथ युद्ध में उसके पिता फिर हार गए थे। ऐसा लगता था कि आधी जिंदगी साथ बिताने के बाद उसके पिता ज्यादा हारते थे और कम जीतते थे। शायद वह अब इसकी आदत डाल चुके थे। चू फैंग अपने भोजन से अत्यंत संतुष्ट था। रसातल से आई तनाव तुरंत आधे से ज्यादा कम हो गया। रात के खाने के बाद अपने पिता की हत्यारी नज़रों के तहत उसने बहाना बनाया कि वह अपने सहपाठियों के साथ यात्रा करने गया था। आखिरकार वह उन्हें चकमा देने में कामयाब रहा, मुख्य रूप से उसकी मां की मदद के कारण। भले ही उसके पिता को विश्वास न हुआ हो, उन्हें मानना पड़ा। अंत में वह केवल एक वाक्य फेंक सके, बस उसे बिगाड़ते रहो।
अगर शियाओ फैंग वॉरियर्स यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं हो पाया तो उसका शुरुआती बिंदु दूसरों से पीछे रह जाएगा। खुद को रोक नहीं पाते हुए चू फैंग मुस्कुराया। दाखिल नहीं हो पाऊंगा? असंभव। अगर वह दाखिल नहीं हो सकता तो वॉरियर्स यूनिवर्सिटी को अपना नाम बदल लेना चाहिए। वे इसे A+ रैंक वॉरियर्स यूनिवर्सिटी में बदल दें। खा पीकर तृप्त होने के बाद वह स्वाभाविक रूप से अपने कमरे में लेटने चला गया। चू फैंग अभी अभी लेटा ही था कि उसने अपने पिता को दरवाजे पर खड़े होकर बोलते सुना, हम बदमाश, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा क्योंकि तुम अभी अभी वापस आए हो। अच्छे से आराम करो, हम कल एक साथ राजधानी जाएंगे। हाँ सही है, पिछले बार मैंने तुम्हें जो फल दिया था उसका प्रभाव कैसा रहा? मैंने इस बार तुम्हारे लिए एक और खरीदा है, तुम बाद में बाहर आकर इसे खा सकते हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। समझ गया पापा। चू फैंग ने गहरी सांस ली। भले ही अब D रैंक योद्धाओं की संख्या बढ़ गई थी और उन्होंने रसातल से और अधिक आत्मा फूल और आत्मा फल प्राप्त किए थे, फिर भी एक खरीदना सस्ता नहीं था। उसके पिता ने निश्चित रूप से भारी कीमत चुकाई होगी। धिक्कार है, पापा का अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका हमेशा इतना घुमावदार होता है। चू फैंग ने हल्के से मुस्कुराया और अपने आप से बड़बड़ाया, अगली बार और नहीं। उसके पिता घर के अंदर लौट गए। बिस्तर पर थोड़ी देर लेटने के बाद चू फैंग बिस्तर से उठ गया। समय कीमती था, इस दुर्लभ अवकाश अवधि का आनंद लेना काफी था। उसके पास अभी भी बहुत सारे काम करने थे। वह बिस्तर के पास कमलासन में बैठ गया। चू फैंग ने पहले सिर उठाकर गोल्डन रैंकिंग लिस्ट की ओर देखा। इसमें बहुत बदलाव आ चुका था। एक और सप्ताह बीत चुका था। मानव समाज में भारी बदलाव आया था। D रैंक योद्धा वसंत की बारिश के बाद बांस के अंकुरों की तरह उभर आए थे। कुछ अभिजन वास्तव में C रैंक योद्धा बन चुके थे। आध्यात्मिक ऊर्जा गोल्डन रैंकिंग लिस्ट लोगों से भरी हुई थी। इतना ही नहीं, शीर्ष 10 सभी C रैंक योद्धा थे। बेशक चू फैंग अभी भी रैंकिंग के शीर्ष पर था। चू फैंग ने इस रसातल यात्रा में बहुत सारे शक्तिशाली प्राणियों को मार डाला था। गोल्डन रैंकिंग लिस्ट ने उसे बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा से पुरस्कृत किया था। इसके अलावा चू फैंग की खेती की गति 100 गुना तेज थी। वास्तव में अगर चू फैंग चाहता तो वह तुरंत B रैंक योद्धा बन सकता था। हालांकि ये चू फैंग के लिए अर्थहीन होता, नुकसान फायदों से ज्यादा होते। वर्तमान चू फैंग तीसरे चरण के आत्मा परिवर्तन खेतीकर्ता को क्रॉस रैंक मारने में सक्षम था। उसने कहा, चू फैंग अच्छी तरह जानता था कि क्या हो रहा है। उसकी वर्तमान ताकत का केवल एक छोटा सा हिस्सा उसके रैंक में वृद्धि से आया था। वास्तविक कारण वास्तव में 2 महान दैवीय रक्तरेखाओं की निर्वाण पुनर्जनन शक्ति, जल तत्व डोमेन क्षेत्र का प्रमुख उपलब्धि स्तर और 9 लहर तलवार कला थी। यही कारण था कि चू फैंग अपने रैंक से ऊपर वालों से लड़ पा रहा था। बेशक इसमें डेमोनिक फैनिक्स वेनम का भी योगदान था। B रैंक में उन्नति करने के बाद ये चू फैंग की ताकत में एक छोटा सा जोड़ होता। ज्यादा से ज्यादा वह चौथे या 5वें चरण के आत्मा परिवर्तन खेतीकर्ता से लड़ सकता था। चू फैंग के लिए इसमें कोई अंतर नहीं था, लेकिन उस स्थिति में 2 रैंक ऊपर की क्रॉस रैंक हत्या का पुरस्कार जो सभी को ईर्ष्या और जलन से भर देता, वह खत्म हो जाता। यह अंकों का मुख्य हिस्सा था। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण भी था कि चू फैंग इतने कम समय में करीब 10 मिलियन अंक जमा कर पाया था। B रैंक में उन्नति करने के लिए इन लाभों को खोना इसके लायक नहीं था। इसलिए चू फैंग ने न केवल उन्नति करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि उसने रैंक में उन्नति को दबाने की पूरी कोशिश की। यह एक अभूतपूर्व आधार बनाने के लिए भी था। इसके अलावा इस यात्रा के दौरान उसने काफी रक्तरेखा शक्ति अवशोषित की थी। चू फैंग की शारीरिक बनावट भी बहुत मजबूत हो गई थी। उसके शरीर में जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा समा सकती थी, वह एक साधारण B रैंक योद्धा से भी ज्यादा थी। अगर पानी रखने वाली बाल्टी बड़ी हो तो ये स्वाभाविक रूप से अधिक पानी समा सकती थी। इसके शीर्ष पर चू फैंग ने जानबूझकर अपने आधार को संकुचित किया था। इसलिए यह अपेक्षित था कि वह उन्नति नहीं कर पाया। पुनर्जनन के बाद चू फैंग अच्छी तरह जानता था कि हर समय उसकी शीर्ष प्राथमिकताएं क्या थीं। फिर भी चू फैंग अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा गोल्डन रैंकिंग लिस्ट पर पहले स्थान पर था। उसने अपनी व्यक्तिगत जानकारी पैनल खोला। नाम चू फैंग। रैंक C रैंक 65%। पालतू जानवर नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट किंग आत्मा परिवर्तन चरण 7 नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट B रैंक। कौशल जल तत्व डोमेन क्षेत्र प्रमुख उपलब्धि स्तर प्रमाणित रक्तरेखा संवर्धन निर्वाण 9 लहर तलवार कला पहली 3 लहरें। वस्तुएं ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई का टुकड़ा पहला ब्लेजिंग एंजल माइकल के पंख शीर्ष श्रेणी रक्तसार उच्च श्रेणी पालतू जानवर बॉल। अंक 68,05,320। ट्रेडिंग क्षेत्र खुलने की प्रगति 3650/10,000। वह अपनी व्यक्तिगत जानकारी पैनल बंद कर देता है। चू फैंग ने आध्यात्मिक ऊर्जा गोल्डन रैंकिंग लिस्ट को देखना जारी रखा। लिंगी अभी भी दूसरा स्थान बनाए हुए था। चू फैंग जानता था कि भले ही इस व्यक्ति ने अपने पिछले जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अवसर खो दिया था, उसके पीछे की शक्ति विशाल थी।
यह उसे उसकी खेती के लिए विशाल संसाधन प्रदान करने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए चू फैंग को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके बाद उसने अपने पिछले जीवन के कुछ प्रसिद्ध लोगों के नाम देखे। हालांकि उनमें से कोई भी चू फैंग का ध्यान आकर्षित करने के लायक नहीं था। चू फैंग के पास मानवता के भविष्य के स्तंभों के लिए एक प्रारंभिक योजना थी। उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाना केवल समय की बात थी, लेकिन अब समय नहीं था। वह आध्यात्मिक ऊर्जा गोल्डन रैंकिंग लिस्ट को बंद कर देता है। चू फैंग के पास अभी भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम था, पालतू जानवर गोल्डन रैंकिंग लिस्ट से एकमात्र दैवीय श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त करना। यह एक ऐसा पुरस्कार भी था जिसे चू फैंग बहुत महत्व देता था। एक सप्ताह पहले जब चू फैंग ने बी रैंक लिटिल नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट को वश में किया था, तब वह इसे प्राप्त कर सकता था। दुर्भाग्य से उस समय लिटिल नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट किंग की मदद करने के लिए बेताब था। चू फैंग ने उसे रहने दिया, इसलिए वह इसे पृथ्वी पर वापस नहीं लाया। इसलिए उसे पालतू जानवर गोल्डन रैंकिंग लिस्ट की स्वीकृति नहीं मिल पाई। हालांकि चू फैंग को चिंता नहीं थी कि कोई उसे इसमें हरा देगा। पालतू जानवर गोल्डन रैंकिंग लिस्ट की मान्यता प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। औसत बी रैंक पालतू जानवर भी इसके लिए पर्याप्त नहीं थे। आज तक मनुष्यों ने एक भी बी रैंक पैदा नहीं किया था। बी रैंक पालतू जानवर को वश में करने की तो बात ही छोड़ दें। वे शायद एक उच्च श्रेणी पालतू जानवर बॉल भी नहीं खरीद सकते थे। बेशक चू फैंग के पास अब एक बेहतर विकल्प था, नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट किंग, आत्मा परिवर्तन के 7वें चरण में एक सुपर अस्तित्व। इसके विकास के बाद नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट किंग का रैंक एक रैंक बढ़ गया था। चू फैंग ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इस विचार के साथ उसने नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट किंग को पालतू जानवर बॉल से बाहर निकाला। यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने भी कोई भी नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट किंग के रूप को नहीं देख पाता था। इसे उजागर होने की कोई चिंता नहीं थी। मास्टर, पालतू जानवर बॉल में रखे जाने का मतलब था कि इसने चू फैंग के साथ एक आत्मा संविदा पर हस्ताक्षर किए थे। उस पल नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट किंग चू फैंग के प्रति पूरी तरह वफादार था। चू फैंग ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद तुम्हें अपने शरीर में एक शक्ति प्रवेश करती हुई महसूस हो सकती है। घबराना मत, यह एक पल में गायब हो जाएगी। समझ गए? नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट किंग ने जवाब दिया, लेकिन जल्द ही भ्रमित हो गया। मास्टर, ये कैसी शक्ति है? क्या यह मेरे भ्रामक रूप को भी नहीं रोक सकती? ये चिंतित था कि इसकी विशेष अस्तित्व की प्रकृति से उसके मास्टर का प्रयास व्यर्थ हो सकता है। इन शब्दों को सुनकर चू फैंग मुस्कुराया। वह बहुत निश्चित लग रहा था। तुम इसे रोक नहीं पाओगे। तुम्हारी तो बात ही छोड़ दो, एक एस रैंक भी इसे नहीं रोक सकता। ये हम मनुष्यों का सबसे बड़ा रहस्य है, गोल्डन रैंकिंग लिस्ट की शक्ति। चू फैंग ने ज़्यादा व्याख्या नहीं की। वह सीधे पालतू जानवर गोल्डन रैंकिंग लिस्ट के साथ संवाद करने लगा। उस पल पालतू जानवर गोल्डन रैंकिंग लिस्ट पर एक भी शब्द नहीं था। ये कुछ हद तक उजाड़ दिख रहा था। चू फैंग ने अपने आप से सोचा, पालतू जानवर रैंकिंग मूल्यांकन के लिए आवेदन। अगले ही पल एक सुनहरा प्रकाश समय और स्थान को भेदता हुआ प्रतीत हुआ। ये नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट किंग के भ्रामक रूप में और यहाँ तक कि उसकी आत्मा की गहराइयों में सटीक रूप से प्रवेश कर गया। जैसा कि चू फैंग ने कहा था, नाइटमेयर बीस्ट किंग का विशेष रूप इस सुनहरे प्रकाश से बिल्कुल नहीं छिप सकता था। लंबे इंतजार के बाद चू फैंग ने गोल्डन रैंकिंग लिस्ट की आवाज़ सुनी। ये सत्यापित हो गया है कि मानव चू फैंग ने एक ए रैंक पालतू जानवर नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट किंग आत्मा परिवर्तन 7वां चरण को वश में किया है। ये गोल्डन रैंकिंग लिस्ट पर आने की आवश्यकताओं को पूरा करता है। पहला स्थान प्राप्त। क्या आप रैंकिंग पर आने के लिए सहमत हैं? हाँ, चू फैंग ने जवाब दिया। चू फैंग के पुष्टिकरण के बाद यांत्रिक आवाज ने जारी रखा, पालतू जानवर गोल्डन रैंकिंग लिस्ट का पहला पुरस्कार जारी किया गया है। पालतू जानवर की ऊर्जा अवशोषण दर 10 गुना रैंकिंग के अनुसार बदलती है। चूंकि मानव चू फैंग का पालतू जानवर पहले स्थान पर है, ये पालतू जानवर गोल्डन रैंकिंग लिस्ट पर एकमात्र दैवीय श्रेणी का पुरस्कार प्राचीन पैतृक ड्रैगन की आत्मा प्राप्त कर सकता है। इस कुरकुरी आवाज को सुनकर चू फैंग अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाया। यही है HX, प्राचीन पैतृक ड्रैगन की आत्मा का एक अवशेष, एक पौराणिक अस्तित्व। भले ही ये केवल एक अवशेष आत्मा हो, इसे फिर भी एक दैवीय पालतू जानवर माना जा सकता है। एक सुनहरा प्रकाश चमका। चू फैंग के हाथ में अचानक एक विशेष काला गोला प्रकट हुआ। यह न तो पालतू जानवर बॉल की तरह अनोखा था, न ही सुपर बॉल की तरह चमकदार। ये प्राचीन और संयमित था। यह एक साधारण काले पत्थर की तरह दिखता था। हालांकि चू फैंग अच्छी तरह जानता था, ये पौराणिक मास्टर बॉल है। A+ रैंक को 100% वश में करने की गारंटी वाला मास्टर बॉल। अपने हाथ में मास्टर बॉल को देखकर चू फैंग प्रशंसा से हौंफ उठा। पिछले जीवन में उसके पास एक बार मास्टर बॉल था और उसने एक A+ रैंक पालतू जानवर को भी वश में किया था।
दुर्भाग्य से जब लिंगी उसका पीछा कर रहा था तब उसके पालतू जानवर ने उसके लिए घातक प्रहार को रोका था। चूफैंग भाग निकला था लेकिन उसका पालतू जानवर लिंगी द्वारा मार दिया गया था, इसलिए वह मास्टर बॉल बेकार हो गया था। चाहे वह पालतू जानवर बॉल हो, सुपर बॉल हो या मास्टर बॉल, इसमें संलग्न आत्मा संविदा का उपयोग केवल एक बार पालतू जानवर को अनुबंधित करने के लिए किया जा सकता था, इसलिए इसे बार बार उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। मास्टर बॉल मिसलेनियस आइटम्स गोल्डन रैंकिंग लिस्ट पर भी बिकता था। प्रति बॉल 1 मिलियन अंक। ये बहुत महंगा नहीं दिखता था। चूफैंग के वर्तमान अंकों और आधे मूल्य की छूट के साथ वह 12 बॉल खरीद सकता था। मास्टर बॉल की शक्ति के साथ चूफैंग A+ रैंक को भी वश में कर सकता था। चूफैंग की ताकत के साथ वह चुपके से A+ रैंक के पास पहुंच सकता था और उसे सफलतापूर्वक वश में कर सकता था। दुर्भाग्य से शायद मास्टर बॉल गोल्डन रैंकिंग लिस्ट के लिए भी एक दुर्लभ संसाधन था, इसलिए ये चीज़ सीमित खरीद थी। यहाँ तक कि खरीदारी की योग्यता भी थी। रैंक से ऊपर के मानव योद्धा प्रति व्यक्ति एक बॉल खरीदने तक सीमित थे। अगर वे और ज़्यादा खरीदना चाहते थे तो उन्हें और ज़्यादा भुगतान करना पड़ता था। पहली बॉल की कीमत 1 मिलियन अंक थी, दूसरी बॉल की कीमत 10 मिलियन अंक होगी, तीसरी बॉल की कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी। इसके बाद की सीमा के बारे में चूफैंग को नहीं पता था। पिछले जीवन में कोई भी इतना फिजूल खर्च नहीं था। इसके अलावा मास्टर बॉल खरीदार की आत्मा से बंधा हुआ था। इसे व्यापार करने का कोई तरीका नहीं था। दूसरे शब्दों में कोई भी इसे उसके लिए नहीं खरीद सकता था। इससे कई अवसरवादियों का रास्ता बंद हो गया। A रैंक पर होना जरूरी था ताकि इसे खरीदा जा सके। भले ही चूफैंग के पास पैसा होता, वह इसे नहीं खरीद पाता। उसे इंतजार करना पड़ता। वह थोड़ी देर मास्टर बॉल के साथ खेलता रहा। चूफैंग इसे खोलने की योजना बना रहा था ताकि वह पौराणिक पैट्रिक ड्रैगन को देख सके कि वह कैसा दिखता है। अचानक बाहर आसमान में सुनहरा प्रकाश चमका। पालतू जानवर गोल्डन रैंकिंग लिस्ट जैसे बढ़ गया हो और उसने अन्य गोल्डन रैंकिंग लिस्टों से कहीं ज़्यादा सुनहरा प्रकाश उत्सर्जित किया। इसने तुरंत पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर लिया। धिक्कार है, क्या पालतू जानवर गोल्डन रैंकिंग लिस्ट खुलने वाला है? खुलने वाला क्या? जिस क्षण शीर्ष 10 गोल्डन रैंकिंग लिस्ट प्रकट हुई थी वे सभी खुल चुके थे। इस बार किसी ने रैंकिंग पर जगह बनाई है। क्या रैंकिंग पर जगह बनाए? ये कैसे संभव है? मैंने सुना है कि मास्टर लिंगी ने C रैंक पालतू जानवर को वश में करने के बाद भी रैंकिंग पर जगह नहीं बनाई थी। ये कौन सा दैवीय व्यक्ति है? क्या ये मास्टर लिंगी ने एक और B रैंक पालतू जानवर को वश में किया है? मैंने सुना है कि उनके जैसे लोगों के पास आंतरिक ऊर्जा नामक कुछ होता है। उनकी वास्तविक ताकत उनके अपने रैंक से कहीं ज़्यादा होती है। उनके अपने रैंक से ऊपर B रैंक पालतू जानवर को वश में करना असंभव नहीं है। ये संभव है। मास्टर लिंगी पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं। मैंने सुना है कि वह पहले से ही रसातल में B रैंक क्रूर जानवर से लड़ सकता है। उस पल एक और आवाज़ गूंजी। क्या आपको लगता है कि यह मास्टर फैंग हो सकते हैं? मुझे लगता है कि यह मास्टर लंबे समय से कोई हलचल नहीं कर रहे हैं। अगर तुमने नहीं बताया होता तो मुझे एहसास नहीं होता। वास्तव में मैंने लंबे समय से मास्टर फैंग के बारे में कुछ नहीं सुना। दुनिया भर में अनगिनत चर्चाओं के बीच पालतू जानवर गोल्डन रैंकिंग लिस्ट के शीर्ष पर धीरे धीरे एक पंक्ति शब्द प्रकट हुए। पहला पालतू जानवर नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट किंग, रैंक A रैंक। पीछे कुछ बोल्ड और आकर्षक शब्द थे, मालिक फैंग। इस पंक्ति को देखते ही पूरी दुनिया एक पल के लिए ठहर गई। सभी ने सांस रोककर आसमान में पालतू जानवर गोल्डन रैंकिंग लिस्ट को सीधे घूरा। ओह माय गॉड, हे भगवान, यह A है, यह A रैंक है। अविश्वसनीय, ये फैंग है। मास्टर फैंग वापस आ गए हैं। उन्होंने एक A रैंक पालतू जानवर को वश में कर लिया है। हे भगवान, जब बाकी लोग अभी C रैंक पर हैं, मास्टर फैंग का पालतू जानवर पहले से ही A रैंक है। क्या ये लड़का अभी भी इंसान है? होली शिट, मैं तो एक पालतू जानवर से भी तुलना नहीं कर सकता। देखो, मास्टर फैंग आध्यात्मिक ऊर्जा गोल्डन रैंकिंग लिस्ट पर केवल C रैंक पर हैं। अविश्वसनीय, क्या ये हो सकता है कि मास्टर फैंग ने अपने से 2 रैंक ऊपर के A रैंक पालतू जानवर को वश में किया है? साथ ही मुझे याद है कि A रैंक पालतू जानवर को वश में करने के लिए सुपर बॉल की जरूरत होती है। सबसे सस्ता 10,000 अंक का होता है और सबसे महंगा 100,000 अंक का। अमीर लोग, मेरे पास अभी केवल 80 अंक हैं। इस बार चू फैंग का रैंकिंग पर प्रकट होना तुरंत पूरी दुनिया में हलचल मचा गया। ये पिछले कुछ बार से ज़्यादा प्रभावशाली था। अब चीज़ें अलग थीं। मनुष्यों को अब इन अक्षरों का अर्थ समझ में आ गया था। जब हर कोई C रैंक और B रैंक को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, चू फैंग का पालतू जानवर सभी मनुष्यों को कुचल रहा था। अंतर बहुत बड़ा था। पल भर में सभी प्रमुख वेबसाइटों की सुर्खियां इस मामले की उन्मादी रिपोर्टिंग कर रही थीं। हर कोई इस फैंग के बारे में उत्सुक था। शुरू से ही वह पूरी मानव जाति से बहुत आगे निकल गया था।
बाद में लोगों ने सोचा कि समय बीतने के साथ फैंग का शुरुआती लाभ समतल हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता ने सभी को अपने चेहरे पर तमाचा मारने पर मजबूर कर दिया। समतल, ये तो पूरी तरह से जीत है। घर पर समाचार देखते हुए चूफैंग को ये थोड़ा मज़ेदार लगा। अगर दूसरों को पता चलता कि नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट किंग कोई साधारण ए रैंक नहीं था और यह आसानी से A+ रैंकों के एक समूह को खत्म कर सकता था, तो क्या इससे लोगों के जबड़े गिर जाएंगे? ओह, सही है, ऐसा लगता है कि मनुष्यों को अभी भी ए रैंक से ऊपर के क्षेत्रों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। जब चूफैंग अनुमान लगा रहा था, दुनिया भर में कुछ शक्ति और स्थिति वाले लोगों को तुरंत ये खबर मिल गई। हुआक्सिया में माउंट कुनलुन की गहराइयों में 10,000 पहाड़ों के पूर्वज के रूप में जाना जाने वाला कुनलुन अमर क्षेत्र, एक भव्य और शानदार महल में जो बादलों में डूबे एक पर्वत शिखर पर स्थित था, एक सफ़ेद प्रशिक्षण सूट में एक युवा पुरुष कमलासन में बीच में बैठा था। युवक की सांस धीमी और स्थिर थी। जैसे ही वह सांस लेता था, उसकी आभा सांप की तरह थी। ये देखा जा सकता था कि उसका आधार अत्यंत मजबूत था। हॉल खाली था। अचानक दरवाजा धकेलकर खोला गया। एक मध्यम आयु का योद्धा प्राचीन चीनी पोशाक में जल्दी से अंदर आया। वह आते ही एक घुटने पर बैठ गया और सम्मानपूर्वक बोला, यंग मास्टर यी। सफ़ेद वस्त्रधारी युवक ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। वह बिना किसी गुस्से के भी डरावना लग रहा था। उसमें एक उच्चतर व्यक्ति की आभा थी। क्यों घबरा रहे हो? बोलो। मध्यम आयु का योद्धा जल्दी से जवाब देता है, यंग मास्टर यी, आपके अनुरोध के अनुसार हम उस योद्धा जिसे फैंग कहा जाता है पर लगातार ध्यान दे रहे थे। नवीनतम समाचार के अनुसार। बोलो। लिंगी को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसका अधीनस्थ आमतौर पर काफ़ी सक्षम और अनुभवी होता है। आज क्या हो रहा है? मध्यम आयु का योद्धा कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं करता और जल्दी से कहता है, फैंग वापस आ गया है और उसने एक रैंक पालतू जानवर को वश में कर लिया है। ये पालतू जानवर गोल्डन रैंकिंग लिस्ट पर पहले स्थान पर है। बैंग। लिंगी ने अपने सामने की जमीन पर मुक्का मारा। वह भावहीन रूप से खड़ा हो गया। अंकल वान को बताओ कि मैं रसातल में जा रहा हूँ। मध्यम आयु का योद्धा अवाक रह गया। क्या आप अभी हाल ही में वापस नहीं आए थे? इसके अलावा हुआक्सिया वॉरियर यूनिवर्सिटी का प्रवेश परीक्षा कुछ दिनों में है। लिंगी ने मध्यम आयु के योद्धा को ठंडी नज़र से देखा। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? हुआक्सिया वॉरियर यूनिवर्सिटी का मूल्यांकन बस बच्चों का खेल है। अगर मैं समय पर वापस आ सका तो मैं स्वाभाविक रूप से इसमें भाग लूंगा। अगर मैं समय पर वापस नहीं आ सका तो वे मुझे एक जगह दे सकते हैं। क्या मैं इसके योग्य नहीं हूँ? मध्यम आयु का योद्धा सहमति में सिर हिलाता है। यंग मास्टर यी की क्षमताओं के साथ अगर आप पास नहीं हो सकते तो दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। लिंगी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह महल से बाहर निकल गया। उसने सिर उठाकर 10 गोल्डन रैंकिंग लिस्ट्स को देखा। वह गहरी सांस लेता है। फैंग, है ना, मैं तुम्हें थोड़ा और घमंड करने दूंगा। मैं कुनलुन पवित्र क्षेत्र का प्रत्यक्ष वंशज हूँ, प्राचीन मार्शल आर्ट्स विरासत का पवित्र भूमि। तुम मेरी तुलना कैसे कर सकते हो? नोटिस, नोटिस, नोटिस। आप लोग मुझे नाम चेंज करने के लिए बोला था तो नाम चेंज हो गया है। ऐसे ही कमेंट करके बताओ गए तो मैं सुधार करते रहूँगा। नाम सूची, नेम लिस्ट। चू फैंग देव, लिंगी आर्यन, चू तियानलाई रमेश, सन न्यानेंग सुनीता, वेई शिंगबो विजय, मोकियानफान मयंक, यू यश, एंडरसन अर्जुन। देव। पूर्व में चू फैंग को नहीं पता था कि कुलन में क्या हुआ था। भले ही उसे पता होता, वह इसे दिल से नहीं लेता। प्राचीन मार्शल आर्ट्स, आंतरिक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा के सामने वे कुछ भी नहीं थे। ये निर्विवाद था कि प्राचीन मार्शल आर्ट्स वंश में अभी भी कुछ विशेषज्ञ थे। शायद एक साधारण प्राचीन मार्शल आर्ट्स उत्तराधिकारी को आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण के शुरुआती चरणों में लाभ होता। हालांकि जितना आगे वे बढ़ते, उनकी आंतरिक ऊर्जा का प्रभाव उतना ही कमजोर पड़ता। आध्यात्मिक ऊर्जा ही एकमात्र महत्वपूर्ण चीज थी। देव को प्राचीन मार्शल आर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत पता था। पिछले जीवन में 3 साल बाद की महाविपत्ति के दौरान देव ने तथाकथित सबसे मजबूत प्राचीन मार्शल आर्ट्स खेतीकर्ताओं को भी देखा था। लगभग 100 साल तक खेती करने के बाद वे मुश्किल से A+ रैंक के बराबर थे। उस समय पहले से ही S रैंक आध्यात्मिक ऊर्जा खेतीकर्ताओं का एक समूह था और A+ रैंकों की संख्या 3 अंकों तक पहुंच चुकी थी। इसकी कोई तुलना ही नहीं थी। शुरू से अंत तक देव ने प्राचीन मार्शल आर्ट्स को गंभीरता से नहीं लिया। उसने अपने हाथ में काले मास्टर बॉल को सहलाया। इसके मुकाबले वह इसमें मौजूद पैट्रिक ड्रैगन की अवशेष आत्मा में अधिक रुचि रखता था। उसने अचानक अपने हाथ में मास्टर बॉल खोला। एक सफ़ेद प्रकाश की झलक दिखाई दी। एक थोड़ा पारदर्शी ड्रैगन आकार का प्राणी प्रकट हुआ। ये सिकुड़ा हुआ और हवा में तैर रहा था। ड्रैगन आकार का प्राणी बड़ा नहीं था। इसकी आंखें कसकर बंद थीं, जैसे कि यह सो रहा हो। ये है पैट्रिक ड्रैगन। मुझसे मजाक मत करो। देव खुद को रोक नहीं पाया। ये लड़का चाहे जितना देखूं, सांप जैसा लगता है। इसके पास ड्रैगन के सींगों की एक जोड़ी है।
लेकिन ये बहुत कमज़ोर लगता है। यह अभी भी सो रहा है। ये किसे हरा सकता है? थोड़ा पागल होकर देव ने पालतू जानवर इंटरफेस खोला। हर वर्ष में किए गए पालतू जानवर का एक विशेष पालतू जानवर इंटरफेस होता था। चूंकि देव पूरे समय जल्दी में था, वह इसे देख नहीं पाया था। इस बार उसे यह याद आया क्योंकि वह देखना चाहता था कि यह चीज़ क्या है। उसने पैट्रिक ड्रैगन का इंटरफेस खोला। पालतू जानवर पैट्रिक ड्रैगन की अवशेष आत्मा। आयु 300 योग। रैंक कोई नहीं। विशेष विशेषताएं अज्ञात। कौशल अज्ञात। इसे देखकर देव और भी उदास हो गया। ये कुछ भी नहीं है। तभी पैट्रिक ड्रैगन के पालतू जानवर इंटरफेस पर अचानक एक संदेश पॉपअप हुआ। मिशन शीर्षक पैट्रिक ड्रैगन का पुनर्जनन। मिशन परिचय अनगिनत साल पहले सभी राक्षसों के पूर्वज के रूप में जाना जाने वाला पैट्रिक ड्रैगन मर गया और उसकी खेती गायब हो गई। उसकी आत्मा का एक टुकड़ा गोल्डन रैंकिंग लिस्ट द्वारा पकड़ा गया और आज तक संरक्षित रहा। आपका मिशन है कि पौराणिक पैट्रिक ड्रैगन को धीरे धीरे पुनर्जनन करना और सबसे मजबूत ड्रैगन नाइट बनना। पुनर्जनन चरण 1 इसके शरीर का पुनर्निर्माण। सामग्री विवरण गोल्डन रैंकिंग लिस्ट की मदद से पैट्रिक ड्रैगन अपने शरीर को फिर से बनाएगा और अपनी अवशेष आत्मा को इसमें समाहित करेगा। यह आपके लिए लड़ेगा। शारीरिक शरीर के रैंक बी रैंक शारीरिक शरीर आवश्यक संसाधन 20 हिस्से जीवन औषधि। ए रैंक शारीरिक शरीर आवश्यक संसाधन 200 हिस्से जीवन औषधि। ए प्लस रैंक शारीरिक शरीर आवश्यक संसाधन 10,000 हिस्से जीवन औषधि, एक स्वर्गीय आत्मा मोती और एक नौ परिवर्तन विपत्ति। धिक्कार है, वास्तव में मुझे इंसान नहीं समझता। शर्तों को पढ़ने के बाद देव बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। हालांकि बी रैंक और ए रैंक शरीरों के लिए आवश्यक संसाधन बेहद महंगे थे, कम से कम देव को पता था कि वे क्या हैं। लेकिन स्वर्गीय आत्मा मोती और नौ परिवर्तन विपत्ति गोली क्या हैं? देव ने उनके बारे में कभी नहीं सुना था। दिखने में अपनी वर्तमान संपत्ति के साथ वह ज़्यादा से ज़्यादा पैट्रिक ड्रैगन के लिए बी रैंक शरीर का निर्माण कर सकता था। ज़्यादा से ज़्यादा वह इसे भविष्य में सुधार सकता था। हालांकि देव फिर भी मन ही मन बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। इतनी मेहनत करने के बाद उसे अंत में केवल एक बी रैंक पालतू जानवर मिला। उसे लगा जैसे उसे भारी नुकसान हुआ हो। अगर यह पैट्रिक ड्रैगन न होता तो देव शायद उस छोटे सांप को सीधे फेंक देता। क्या बकवास है, बी रैंक शरीर का निर्माण करो। हालांकि वह बड़बड़ा रहा था, फिर भी उसे गंभीर काम करने थे। उसे असली पैट्रिक ड्रैगन को पुनर्जनन करना था। यह एक पौराणिक अस्तित्व था। किसी को नहीं पता था कि 10 महान प्राचीन मास्टर देवताओं में से कौन अधिक मजबूत था और कौन कमजोर। हालांकि देव निश्चित था कि यह चीज पोषण के बाद निश्चित रूप से एक सुपर योद्धा होगी। जो भी इसे मारेगा उसे मार डालेगा। देव के ये शब्द बोलने के बाद मिसलेनियस आइटम्स गोल्डन रैंकिंग लिस्ट पॉपअप हुई और उससे 1 मिलियन अंक काट लिए। 20 हिस्से जीवन औषधि, मूल कीमत 2 मिलियन थी। ये पहले से ही आधा मूल्य था। देव को लगा जैसे उसका दिल खून बह रहा हो। उसने पैट्रिक ड्रैगन की अवशेष आत्मा की ओर देखा। तुम्हें बेहतर होगा कि मेहनत करो, वरना तुम भविष्य में मेरा पंचिंग बैग बनोगे। देव ने मन ही मन क्रूरता से सोचा। उसके सामने जीवन औषधि से बना एक धारा हवा में प्रकट हुई। ये चमकदार सुनहरे प्रकाश के साथ मिश्रित थी। देव महसूस कर सकता था कि यह सुनहरा प्रकाश शायद शरीर के पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री थी। जीवन औषधि केवल एक पूरक थी। थोड़ी देर बाद एक मांस और खून वाला छोटा सांप देव के सामने प्रकट हुआ। यह आधा मीटर से भी कम लंबा था और इसका शरीर भूरे काले रंग के शल्कों से ढका था। हालांकि उसकी आंखें अभी भी खाली थीं। अगले ही पल सो रही पैट्रिक ड्रैगन की अवशेष आत्मा सुनहरे प्रकाश में लिपटी हुई थी। स्वूश, ये छोटे सांप में समाहित हो गई। पलक झपकते ही सांप को जैसे जीवन दे दिया गया हो। उसने अपनी चमकदार आंखें खोलीं। पैट्रिक ड्रैगन एक अन्य रूप में दुनिया में लौट आया। देव ने अपने आप से सोचा, गोल्डन रैंकिंग लिस्ट, ये जीवन रचना के बराबर है ना? मुझे वास्तव में नहीं पता कि गोल्डन रैंकिंग लिस्ट को किस तरह के अस्तित्व ने बनाया। जब देव विचार कर रहा था तभी उसे अपने दिमाग में चहचहाने की आवाज़ें सुनाई दीं। देव ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। उसने पैट्रिक ड्रैगन की ओर देखा। क्या तुम बोल रहे हो? छोटा पैट्रिक ड्रैगन अपनी बड़ी पानीदार आंखें चौड़ी करके देव के चारों ओर तैर रहा था। देव के शब्द सुनकर उसने जल्दी से सिर हिलाया। यह अभी अभी जन्मा था, इसलिए यह अभी बोल नहीं सकता था। देव ने जल्दी से पालतू जानवर इंटरफेस खोला। पहले की तुलना में पैट्रिक ड्रैगन का इंटरफेस अब बहुत अधिक सामग्री से भरा था। पालतू जानवर पैट्रिक ड्रैगन युवा। आयु 1 वर्ष 300 युग। स्मृति पुनर्प्राप्ति प्रगति पर। रैंक बी रैंक 1%। विशेष विशेषताएं निवारण उच्च स्तरीय जीवन रूपों द्वारा निम्न स्तरीय जीवन रूपों में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाला भय, जो प्रतिद्वंद्वी के दिल में डर पैदा करता है और उसे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने से रोकता है। युद्ध प्रवृत्ति पैट्रिक ड्रैगन से विरासत में मिली युद्ध प्रवृत्ति। जेनेटिक लॉक हटाया गया।
विकास प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं। जब तक पर्याप्त संसाधन हो, शरीर इसे सहन कर सकता है, कोई ऊपरी सीमा नहीं। शरीर टैंक क्षति में कमी। विशेष शल्क संरचना के कारण इसका शारीरिक शरीर मजबूत है और समान रैंक वालों के लिए इसे नुकसान पहुंचाना मुश्किल है। कौशल। ड्रैगन। लंबे परिचय को पढ़ने के बाद देव ने गहरी सांस ली। वह फिर कभी नहीं कहेगा कि यह लड़का का चरा है। क्या वास्तव में कोई प्राणी है जो एक साथ इन सभी विशेषताओं को रख सकता है? इसके अलावा देव ये गारंटी नहीं दे सकता था कि यह सब कुछ था। जैसे जैसे पैट्रिक ड्रैगन की ताकत बढ़ेगी, यह अन्य विशेषताएं भी प्राप्त कर सकता है। यह एक दैवीय जानवर है। देव बेताब होकर जानना चाहता था कि अभी अभी जन्मा पैट्रिक ड्रैगन कितना शक्तिशाली है। उसने पैट्रिक ड्रैगन को मास्टर बॉल में रख लिया। नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट किंग को साथ लेकर वह सीधे रसातल में उड़ गया। किसी की ताकत का निर्धारण करने का सबसे सीधा तरीका था युद्ध। पृथ्वी पर युद्ध करने से बहुत हलचल मचती। उसने रसातल में एक एकांत स्थान ढूंढा और पैट्रिक ड्रैगन को बाहर निकाला। उसने अपने दिमाग में एक आदेश दिया, चिंतित कि यह छोटा लड़का बहुत छोटा है और समझ नहीं पाएगा। देव ने अपनी पूरी कोशिश की इसे समझाने की। मुझसे लड़ो, अपनी पूरी ताकत लगाओ, यही सामान्य विचार था। देव ने अपने आप से सोचा, मैं तीसरे चरण के आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के शक्तिशाली खेतीकर्ता से भी लड़ सकता हूँ। छोटे पैट्रिक ड्रैगन की ताकत का परीक्षण करना आसान है, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, देव खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। बड़बड़ाने की क्या जरूरत थी? उसने नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट किंग को इसका परीक्षण क्यों नहीं करने दिया? निवारण। इसने देव के दिल में एक सहज भय पैदा किया। उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया और उसकी ताकत 10% से भी कम रह गई। छोटे लड़के का एक ड्रैगन फ्लेम ए रैंक स्क्रॉल फ्लेम ड्रैगन स्टॉर्म से कहीं अधिक शक्तिशाली था। देव इसे चकमा भी नहीं दे सका। छोटे लड़के का हर हमला जैसे किसी गहरे रहस्य के साथ जुड़ा हुआ था और इसने देव के सभी भागने के रास्तों की पूरी तरह भविष्यवाणी कर दी थी। भले ही देव की गति उससे कहीं तेज थी, वह फिर भी चकमा नहीं दे पाया। अंत में उसे ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई का उपयोग करना पड़ा। इस भयानक युद्ध प्रवृत्ति के साथ ये हर हमले में अपनी ताकत का 200% उपयोग कर सकता था। छोटे लड़के की त्वचा खुरदरी थी और उसका मांस मोटा था। जब देव के हमले इसके शरीर पर पड़ते थे, वे इसकी त्वचा को भी नहीं तोड़ पाते थे। लड़ने का क्या मतलब है? बी रैंक पैट्रिक ड्रैगन और सी रैंक देव। यहाँ रैंक को पार करना मौजूद नहीं था। देव पूरी तरह से आश्वस्त हो गया, छोटे पैट्रिक ड्रैगन को देखते हुए, जो अभी भी चहचहाने की आवाजें निकाल रहा था। देव का दिल तेजी से धड़क रहा था। खजाना मिल गया। ये लड़का केवल बी रैंक है, लेकिन इसकी वास्तविक युद्ध शक्ति आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ के बराबर है। देव की ताकत के साथ वह यह निर्धारित नहीं कर पा रहा था कि यह वास्तव में कितना शक्तिशाली है, क्योंकि वह जीत नहीं सका। ये कल्पना करना मुश्किल था कि जब यह ए रैंक तक पहुंचेगा, तो ये छोटा लड़का कितना मजबूत होगा। क्या ये वास्तव में अपने ए रैंक शरीर के साथ ए प्लस रैंक को हरा सकता है? देव ने अनुमान लगाया। इसके बारे में सोचते हुए वह छोटे पैट्रिक ड्रैगन को ए रैंक तक पोषण देने के लिए बेताब हो गया। देव को याद आया, पालतू जानवर गोल्डन रैंकिंग लिस्ट से एक लाभ था। यह हर पालतू जानवर के लिए सबसे उपयुक्त एवोल्यूशन योजना प्रदान करता था। पिछले जीवन में मनुष्य इसे सुपर एवोल्यूशन कॉम्बिनेशन कहना पसंद करते थे। विभिन्न कीमती संसाधनों को मिलाकर कोई सबसे प्रभावी एवोल्यूशन प्राप्त कर सकता था। छोटे पैट्रिक ड्रैगन जैसे किसी के लिए, जिसके पास कोई बाधा नहीं थी, मूल रूप से जब तक पर्याप्त संसाधन हो, वह तेजी से सुधार कर सकता था। उत्साह से भरा हुआ देव ने पैट्रिक ड्रैगन की सुपर एवोल्यूशन कॉम्बिनेशन पेज खोला। हालांकि अगले ही पल जैसे किसी ने देव के सिर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसका दिल ठंडा हो गया। महंगा, ये बहुत महंगा है। काला दिल। देव को संदेह होने लगा कि क्या गोल्डन रैंकिंग लिस्ट उसका फायदा उठा रही है। छोटे पैट्रिक ड्रैगन के पास 3 सुपर एवोल्यूशन कॉम्बिनेशन थे। कॉम्बिनेशन 1, एवोल्यूशन की गति को 10 गुना बढ़ाएं और 3 दिनों में बी रैंक के शिखर तक पहुंचें। आवश्यक संसाधन, उन्नत आत्मा पत्थर x10, रक्त सार x10 ग्राम, कुल 1.6 मिलियन अंक। कॉम्बिनेशन 2, एवोल्यूशन की गति को 50 गुना बढ़ाएं, 3 दिनों में आत्मा परिवर्तन प्रारंभिक चरण 1 to 3 तक पहुंचें। आवश्यक संसाधन, 100 ग्राम रक्त सार, कुल 8.6 मिलियन अंक। कॉम्बिनेशन 3, एवोल्यूशन की गति को 100 गुना बढ़ाएं, 3 दिनों में आत्मा परिवर्तन चरण 9 तक पहुंचें। आवश्यक संसाधन, कुल 23.6 मिलियन अंक। इस कीमत ने देव को अफसोस के साथ सांस लेने पर मजबूर कर दिया। ये निश्चित रूप से काफ़ी तेज है। 3 दिनों में परिणाम देखे जा सकते हैं, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा है, खासकर आखिरी कॉम्बिनेशन। यहाँ तक कि AK प्लस रैंक की जान भी इतनी कीमत की नहीं थी। बेशक देव ने अनुमान लगाया कि अगर छोटा पैट्रिक ड्रैगन आत्मा परिवर्तन के 9वें चरण तक पहुंच गया, तो यह शायद A+ रैंकों का पीछा करके उन्हें मार सकता था।
हालांकि यह बहुत लुभावना था, देव का अंक शेष वास्तव में इसे अनुमति नहीं देता था। देव ने मूल रूप से सोचा था कि रसातल में प्रवेश करने और 6 मिलियन से अधिक अंक प्राप्त करने के बाद वह पहले से ही एक अमीर लड़का था। लेकिन वास्तविकता लोगों को व्यवहार करना सिखाती है। बेहतर होगा कि वह ठीक से बचत करे। थोड़ा सोचने के बाद उसने छोटे पैट्रिक ड्रैगन की एवोल्यूशन को तेज करने के लिए कॉम्बिनेशन 1 का उपयोग करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद वॉरियर्स यूनिवर्सिटी के मूल्यांकन में भाग लेने के बाद उसे फिर से रसातल में प्रवेश करने का समय होगा। उस समय जितना मजबूत छोटा पैट्रिक ड्रैगन और नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट किंग होंगे उतना बेहतर होगा। यह अधिक सुरक्षित भी होगा। आखिरकार रसातल में कई लोग थे जो उसे मारना चाहते थे। उसने कॉम्बिनेशन 1 पर क्लिक किया। कुल 1.6 मिलियन अंक। आधे मूल्य की छूट के बाद यह 800,000 अंक था। इस आधे मूल्य की छूट के लाभ और अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे। हालांकि देव का दिल अभी भी दर्द कर रहा था। जैसे ही वह पालतू जानवर की जानकारी इंटरफेस को बंद करने वाला था, अचानक देव को एक आवेग हुआ और वह देखना चाहता था कि नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट किंग को A+ रैंक तक तोड़ने के लिए कितने अंकों की जरूरत थी। उसने जल्दी से नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट किंग का जानकारी पैनल खोला। वह नीचे स्क्रॉल करके सुपर एवोल्यूशन कॉम्बिनेशन पेज पर क्लिक करता है। नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट किंग के लिए उसके पास केवल 2 विकल्प थे। कॉम्बिनेशन 1, एवोल्यूशन की गति को 10 गुना बढ़ाएं। 3 दिनों में आत्मा परिवर्तन चरण 9 तक पहुंचें। आवश्यक संसाधन कुल 6 मिलियन अंक। कॉम्बिनेशन 2, एवोल्यूशन की गति को 100 गुना बढ़ाएं। 3 दिनों में A+ रैंक तक पहुंचें। आवश्यक संसाधन कुल 45.2 मिलियन अंक। देव अवाक रह गया। ठीक है, वह इसे वहन नहीं कर सकता। शायद इसलिए कि नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट किंग ने एक कायापलट की थी। यह कोई साधारण पालतू जानवर नहीं था। इसकी ताकत बढ़ाना मुश्किल था, इसलिए कीमत कम नहीं थी। खासकर A+ रैंक तक पहुंचने के लिए 40 मिलियन से अधिक की जरूरत थी। छूट के बाद भी ये 20 मिलियन से अधिक होगा। देव इस कारण को समझ सकता था। नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट किंग के विकसित होने के बाद इसके पास केवल उच्च रैंक में उन्नति करने की संभावना थी। इसका मतलब यह नहीं था कि इसमें छोटे पैट्रिक ड्रैगन की तरह कोई बाधा नहीं थी। अगर यह A+ रैंक तक तोड़ना चाहता था तो इसके सामने अभी भी एक खाई थी। गोल्डन रैंकिंग लिस्ट को यह सुनिश्चित करना था कि यह 3 दिनों में तोड़ सके। इसलिए भारी कीमत चुकानी पड़ना सामान्य था। नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट किंग के संबंध में देव का इसकी एवोल्यूशन गति को तेज करने का कोई इरादा नहीं था। भले ही यह आत्मा परिवर्तन के 9वें चरण तक पहुंच गया, इसका ज्यादा मतलब नहीं होता। बचे हुए 5 मिलियन अंक अभी भी उपयोगी थे। उसने पालतू जानवर इंटरफेस को बंद कर दिया। ये 2 पैसे खाने वाले जानवर, आंखों से दूर, दिमाग से दूर। उसने दोनों पालतू जानवरों को रख लिया और चुपके से अपने कमरे में लौट आया। इस समय उसके माता पिता पहले ही सो चुके थे, इसलिए अगर देव कुछ समय के लिए गायब हो जाता तो कोई ध्यान नहीं देता। उसने खिड़की बंद कर दी। तभी रसातल में छोटे पैट्रिक ड्रैगन के लिए किया गया उसका ऑर्डर आ गया। एक सुनहरा प्रकाश चमका। कमरे में अचानक कई खजाने प्रकट हो गए। आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव और घने हो गए। ये 20 लाख अंकों के मूल्य के स्वर्गीय खजाने थे। कीमती प्रकाश से चमकने वाले आध्यात्मिक फल थे, साथ ही खून जैसे समृद्ध लिंगजी मशरूम भी थे। ये चीजें उन आध्यात्मिक फलों से तुलना नहीं की जा सकती थीं जो मनुष्य अब उपयोग करते थे। देव ने अनुमान लगाया कि पूरी मानव जाति द्वारा खपत किए गए अंक शायद उसके बराबर ही होंगे। वह गोल्डन रैंकिंग लिस्ट पर एक बड़ा ग्राहक था। उसने इन सभी को मास्टर बॉल में डाल दिया। गोल्डन रैंकिंग लिस्ट द्वारा दी गई मास्टर बॉल के अंदर का स्थान एक पालतू जानवर के रहने के लिए काफी बड़ा था। छोटा पैट्रिक ड्रैगन अंदर धीरे धीरे खा सकता था। ये 3 दिनों में B रैंक के शिखर तक पहुंच जाएगा। ये गति वास्तव में ईर्ष्या करने योग्य है। उसने नाइटमेयर इंजेस्टिंग बीस्ट किंग के लिए एक उच्च श्रेणी सुपर बॉल भी खरीदा और उसका घर बदल दिया। पालतू जानवरों को व्यवस्थित करने का काम वह लगभग पूरा कर चुका था। अब देव रसातल में प्रवेश करने से प्राप्त विभिन्न फसलों को पचाने की योजना बना रहा था। बेहतर होगा कि अंक और खजानों को जल्द से जल्द ताकत में बदला जाए। उसने सोचा। देव ने शापित द्वीप से उधार लिए गए 3 उच्च श्रेणी रक्तसार निकाले। वह एक सवाल का सत्यापन करना चाहता था। ये सवाल देव के भविष्य की खेती के मार्ग से संबंधित था। ये काफी महत्वपूर्ण था। वह ये था कि क्या उसके शरीर में मौजूद 2 दैवीय श्रेणी की रक्तरेखाएं मजबूत हो सकती थीं। उन्हें सर्वोत्तम प्रभाव के लिए कैसे मजबूत किया जा सकता है। मजबूत रक्तरेखा में क्या अंतर है। देव ने बहुत कुछ सोचा। पहला व्यक्ति जो उसके दिमाग में आया वह था पिछले जीवन का अमर सम्राट। ये पिछले जीवन में प्राचीन अमर रक्तरेखा का मालिक था। देव ने केवल कुछ बार अमर सम्राट और राक्षस जाति के अभिजनों के बीच युद्ध देखा था। हर बार उसकी शक्ति स्वर्ग को हिला देती थी। वह एक ही चाल से दुनिया को नष्ट कर सकता था। एक बार अमर सम्राट ने जैसे एक अवतार को बुलाया था।
अवतार के साथ मिलकर उसने एक एस रैंक डेमन वेनरेबल को मार डाला था। देव को पहले इसके बारे में कुछ नहीं लगा था। हालांकि जब से उसने प्राचीन अमर रक्तरेखा प्राप्त की, उसने इसे याद करना शुरू कर दिया। उसे अचानक लगा कि उस समय अमर सम्राट के अवतार में एक अमर आभा थी। साधारण A+ रैंक और यहाँ तक कि S रैंक से बने अवतारों को किसी न किसी वाहक की आवश्यकता होती थी। जैसे कि मो कियानफान ने A+ रैंक की भुजा का उपयोग अपने अवतार को संक्षेप में करने के लिए किया था। मरने के बाद ये पूरी तरह से मर गया था। उसके बाद वह वाहक बेकार हो जाता था। लेकिन उस समय अमर सम्राट के साथ हुए उस युद्ध में उसका अवतार कई बार टूटा था, लेकिन ये बहुत जल्दी बहाल हो जाता था। ये जैसे मर नहीं सकता था। सबने सोचा कि अमर सम्राट ने अपने अवतार को बहाल करने के लिए कुछ खजाने का उपयोग किया था। हालांकि देव को हल्का सा एहसास था कि शायद वह अवतार प्राचीन अमर रक्तरेखा से संबंधित था। यू ने एक बार कहा था कि जब विनाश रक्तरेखा एक निश्चित स्तर तक पहुंचती है तो यह एक बच्चे को जन्म दे सकती है, निगलने वाली रक्तरेखा। प्राचीन अमर रक्तरेखा में भी कुछ विशेष विशेषताएं होनी चाहिए। इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए देव पूर्व में चू फैंग ने कई चीजों को जोड़ लिया। अब सत्यापन का समय था। रक्तरेखा को मजबूत करने के तरीके के बारे में देव के मन में कुछ विचार थे। पहले प्राप्त शीर्ष श्रेणी रक्तसार सबसे अच्छी सामग्री थी। साधारण रक्तरेखाओं को विनाश रक्तरेखा द्वारा तोड़े जाने के बाद उनका अधिकांश हिस्सा देव के शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाता था ताकि उसका शरीर मजबूत हो सके। उनकी गुणवत्ता शायद इतनी कम थी कि दोनों दैवीय श्रेणी रक्तरेखाएं उनमें रुचि नहीं लेती थीं। हालांकि बैंगनी रक्त फ्रॉस्ट व्यर्म को मारने के बाद बचा हुआ रक्त मोती वास्तव में दोनों दैवीय श्रेणी रक्तरेखाओं को इसके लिए लड़ने पर मजबूर कर देता था। इसका अधिकांश हिस्सा दोनों दैवीय श्रेणी रक्तरेखाओं द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। इसका मतलब था कि ये दोनों काफी नखरे वाले थे। हालांकि देव को चिंता नहीं थी। उसके हाथ में मौजूद 3 रक्तसार उस विचित्र रक्त समुद्र से सघनित सार थे। रक्त की लहरों द्वारा अनगिनत वर्षों तक पीटे जाने के बाद वे पूर्णता के बिंदु तक शुद्ध हो चुके थे। उसे डर नहीं था कि ये दोनों दैवीय श्रेणी रक्तरेखाएं इन्हें पसंद नहीं करेंगी। इस विचार के साथ देव बिस्तर पर कमलासन में बैठ गया। उसने अपने हाथ में एक थोड़ा छोटा रक्तसार पकड़ा। ये लगभग 100 ग्राम का था। वह पहले पानी का परीक्षण करेगा। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को संचालित करके रक्तसार को लपेट लिया। उसके शरीर में मौजूद दोनों दैवीय श्रेणी रक्तरेखाएं उन शौकों की तरह थीं जिन्हें खून की गंध मिली हो। देव उनकी उत्तेजना को महसूस कर सकता था। वे धीरे धीरे रक्तसार को अवशोषित करने लगे। उसने इसे धीरे धीरे अवशोषित किया ताकि वह इन दोनों दैवीय श्रेणी रक्तरेखाओं में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान से देख सके। जैसे ही रक्तसार उसके शरीर में रिसने लगा, विनाश रक्तरेखा ने सबसे पहले कदम उठाया और रक्तसार को पूरी तरह से लपेट लिया। प्राचीन अमर रक्तरेखा आसपास मंडराती रही, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने इसके लिए लड़ाई नहीं की। जल्द ही शुद्ध रक्तरेखा शक्ति विनाश रक्तरेखा से एक पतली धारा की तरह बहने लगी। लगभग आधा हिस्सा प्राचीन अमर रक्तरेखा को चला गया। ये दृश्य देखकर देव हंसना चाहता था। उसने सोचा था कि दोनों रक्तरेखाएं फिर से लड़ेंगी। उसे नहीं पता था कि वे इतने सामंजस्यपूर्ण होंगे, जैसे कि उन्होंने कोई समझौता कर लिया हो। कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन अमर रक्तरेखा ने इसके लिए लड़ाई नहीं की। चूंकि विनाश रक्तरेखा की चीजों को तोड़ने की क्षमता अधिक मजबूत थी, इसलिए मेहनत का काम उसे सौंप दिया गया। प्राचीन अमर रक्तरेखा को केवल अंतिम उत्पाद लेना था। बेशक विनाश रक्तरेखा कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं थी। चूंकि यह पहले ही इसके हाथों से गुजर चुकी थी, अगर यह अपने लिए ज्यादा नहीं रखती तो यह इसके स्वभाव के अनुरूप नहीं होता। इसलिए ये कहना मुश्किल था कि कौन नुकसान में था। देव ने मन ही मन उन्हें कोसा। वह शांत हो गया और उनके परिवर्तनों को ध्यान से देखने लगा। देव की आंखों के सामने रक्तसार की शक्ति लगातार दोनों रक्तरेखाओं द्वारा अवशोषित हो रही थी। दोनों दैवीय श्रेणी रक्तरेखाओं का आयतन थोड़ा बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ। देव को ये सबसे ज्यादा महसूस हुआ। उसके शरीर में दोनों दैवीय श्रेणी रक्तरेखाओं की सघनता थोड़ी बढ़ गई थी। यह नगण्य था, लेकिन यह निश्चित रूप से बढ़ रहा था। इतना ही नहीं, दोनों महान रक्तरेखाओं से रिसने वाली रक्तसार शक्ति के टुकड़े भी पूरी तरह से देव की मानव रक्तरेखा द्वारा अवशोषित कर लिए गए थे। ये भी काफी मजबूत हो गई थी। धीरे धीरे रक्तसार का पूरा टुकड़ा अवशोषित हो गया। उस पल देव के लिए यह और भी स्पष्ट था कि दोनों दैवीय श्रेणी रक्तरेखाओं की सघनता थोड़ी बढ़ गई थी। दुर्भाग्य से वह अभी भी दोनों दैवीय श्रेणी रक्तरेखाओं की विशेषताओं को सक्रिय करने में असमर्थ था। शुरुआती 0.1% से अब लगभग 1% तक ये पहले से ही एक प्रभावशाली सुधार था। हालांकि देव बिल्कुल खुश नहीं था, बल्कि उसका चेहरा कड़वाहट से भरा था। ये 100 ग्राम शीर्ष श्रेणी रक्तसार है। साधारण रक्तसार की कीमत 100,000 प्रति ग्राम थी। इस दर पर उसने अभी अभी 10 मिलियन खर्च किए। इसके अलावा देव शीर्ष श्रेणी रक्तसार का उपयोग कर रहा था। इसकी सघनता शायद साधारण रक्तसार से कई गुना अधिक थी।
कीमत 10 गुना से भी अधिक हो सकती थी। अगर उसे भविष्य में अंकों के साथ इस अथाह गड्ढे को भरना पड़ा तो क्या हर 1% के लिए 100 मिलियन की जरूरत होगी। जितना आगे वह बढ़ेगा उतनी ही अधिक ऊर्जा की खपत होगी। देव ने एक पल के लिए सोचा। उसने फैसला किया कि वह आत्महत्या कर लेगा। उसके दिमाग में केवल एक शब्द बचा था, अंक, अंक, सब कुछ अंकों के बारे में है। यह नहीं चलेगा, मुझे शापित द्वीप पर जाना होगा। भले ही वहाँ वह भयानक अस्तित्व हो, मुझे जाना होगा। देव बहुत असहाय महसूस कर रहा था। उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। देव ने जो अंक बचाए थे उनके साथ दोनों दैवीय श्रेणी रक्त रेखाओं को बढ़ाना असंभव था। हालांकि शापित द्वीप पर रक्त समुद्र अलग था। रक्तरेखा शक्ति असीमित थी। इस तरह का शीर्ष श्रेणी रक्तसार समुद्र तट पर बिखरा हुआ था। वास्तव में देव ने यह भी सोचा कि क्या पिछले जीवन का अमर सम्राट भी वहां गया था, वरना वह प्राचीन अमर रक्तरेखा को कैसे पोषित कर सकता था। यह एक अथाह गड्ढा है। चाहे वह कितने भी अंक डाले, कोई आवाज नहीं आएगी। इसके अलावा उस भयानक अस्तित्व ने उसे पहले नहीं मारा था। इस आधार पर देव ने अनुमान लगाया कि शायद उस अस्तित्व का उसके प्रति कोई हत्या का इरादा नहीं था, वरना वह मर चुका होता। पृथ्वी पर वापस भागने का कोई तरीका नहीं था। इससे देव को थोड़ा सुकून मिला। संक्षेप में, उसे अभी भी शापित द्वीप पर जाना था। हालांकि उसे वहां जाने से पहले पूरी तरह तैयार होना था। भारी मन से देव ने बचे हुए 2 रक्तसारों को अवशोषित करने का फैसला किया। कुल 400 ग्राम। उसने अपने शरीर में दोनों दैवीय श्रेणी रक्तरेखाओं की सघनता को 4.6% तक बढ़ा लिया। 5% तक भी नहीं। इसने देव के अनुमान की पुष्टि की। जितना आगे वे बढ़ेंगे उतना ही अधिक रक्तसार की जरूरत होगी। 100% तक पहुंचने में अभी बहुत लंबा रास्ता था। उसने सिर हिलाया। देव इतने गंभीर मामले के बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी था। उसे अचानक ख्याल आया कि रक्तरेखा गोल्डन रैंकिंग लिस्ट से इसका मूल्यांकन करवाना बेहतर होगा। वह ये भी जांच सकता था कि उसका अनुमान सटीक था या नहीं। इसके लिए उसे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी। इस तरह के विचारों के साथ देव ने रक्तरेखा गोल्डन रैंकिंग लिस्ट से संपर्क किया। एक सुनहरा प्रकाश उसके सिर में प्रवेश कर गया। उसके कानों में एक यांत्रिक आवाज गूंजी। मानव देव की रक्तरेखा का पता लगाया जा रहा है। मानव रक्तरेखा सघनता 94.5%। ग्रेड सामान्य। विनाश रक्तरेखा सघनता 2.25%। ग्रेड दैवीय। प्राचीन अमर रक्तरेखा सघनता 2.25%। ग्रेड दैवीय। दोनों दैवीय श्रेणी रक्तरेखाओं की कुल सघनता देव के अनुमान से 0.1% कम थी। ये कमोबेश एक जैसा था। देव इंटरफेस को बंद करना चाहता था, लेकिन अचानक उसे एक और अधिसूचना सुनाई दी। विशेष अधिसूचना। जब विनाश रक्तरेखा की सघनता 5% तक पहुंचती है तो यह विच्छेदन विशेषताएं निगलना को सक्रिय कर सकती है। जब प्राचीन अमर रक्तरेखा की सघनता 5% तक पहुंचती है तो ये क्लोनिंग विशेषताएं अमर और अविनाशी को सक्रिय कर सकती है। देव की आंखें तुरंत चमक उठीं। तो पहला चरण का मानक 5% है। एक लक्ष्य होने से चीजें आसान हो जाएंगी। ये कुछ भी नहीं जानने से बेहतर था। उस पल देव निश्चित था। पिछले जीवन में अमर सम्राट ने क्लोन का उपयोग किया था, न कि अवतारों का। एक शब्द का अंतर, लेकिन संसारों का अंतर। दोनों दैवीय श्रेणी रक्तरेखाओं के 5% तक पहुंचने के बाद एक और देव निगलने वाली रक्तरेखा प्राप्त करेगा और लोगों को अपने पक्ष में करने की कुछ योजनाओं को लागू किया जा सकता है। वह अपनी छोटी सी मंडली बनाने शुरू करेगा। दूसरी ओर एक अमर क्लोन कई चीजें कर सकता था। देव को बहुत ईर्ष्या हो रही थी। अब जब उसके पास एक लक्ष्य था, वह प्रेरित था। देव अब रक्तरेखाओं के बारे में भ्रमित नहीं था। अगला, बहुत सारा पैसा खर्च करने और बहुत सारी खरीदारी करने का समय था। अगर वह सभी 5 मिलियन अंकों का उपयोग नहीं करता तो वह देव नहीं होता। आखिरकार अंक केवल सांसारिक संपत्ति थे। उन्हें ताकत में बदलकर ही वह और अधिक अंक कमा सकता था। देव इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझता था। पूरी गंभीरता के साथ उसने मिसलेनियस आइटम्स गोल्डन रैंकिंग लिस्ट खोली। देव को याद आया कि उसके पास अभी भी गोल्डन रैंकिंग लिस्ट से पौराणिक खजाना पेटी खींचने के 3 मौके थे। पहले इसे आजमा लेते हैं, अब मेरी किस्मत देखते हैं। उसने मिसलेनियस आइटम्स गोल्डन रैंकिंग लिस्ट खोली और आखिरी पेज पर गया। वहां 7 जीवंत और अलग अलग रंगों की खजाना पेटियां थीं। कांस्य, चांदी, सोना, गहरा सोना, पौराणिक, पौराणिक और दैवीय श्रेणी। प्रत्येक खजाना पेटी के रैंक के बाद एक संख्या थी जो खजाना पेटी खींचने के लिए आवश्यक अंकों को दर्शाती थी। एक पौराणिक खजाना पेटी को खींचने के लिए 1000 अंकों की आवश्यकता थी। इसके अलावा इसमें यह जोखिम था कि यह एक खाली पेटी हो सकती है। ये कीमत वास्तव में कम नहीं थी। देव ने अपने हाथों को रगड़ा। कुछ भी चलेगा, बस खाली पेटी नहीं। उसके पास इस समय 3 मुफ्त खींचने के मौके थे। बिना किसी देरी के उसने सीधे पौराणिक खजाना पेटी पर क्लिक किया और खींचना शुरू कर दिया।
उसके सामने स्क्रीन पर एक विस्फोटक सुनहरा प्रकाश चमका। पौराणिक खजाना पेटी खुल गई। उसी समय गोल्डन रैंकिंग लिस्ट की अधिसूचना देव के दिमाग में गूंजी। डिंग! मानव देव को बधाई हो, आपको टेनेशियस स्पाइडर वेब पौराणिक प्राप्त हुआ। इस आवाज को सुनकर देव चौंक गया। टेनेशियस स्पाइडर वेब, ये नाम इतना परिचित क्यों लगता है? ऐसा लगता था कि यह वह वस्तु थी जो उसे पहली बार कांस्य खजाना पेटी खोलने पर मिली थी। क्या भाग्य है! उस समय वह टेनेशियस स्पाइडर वेब केवल साधारण डी रैंक प्राणियों को रोक सकता था। देव ने इसे गोदाम में फेंक दिया था और फिर इसकी परवाह नहीं की थी। देव ने बड़बड़ाया, मुझे मत बताओ कि 1 मिलियन की कीमत वही चीज़ देगी जो कांस्य खजाना पेटी देती है। उसने अपनी इन्वेंट्री खोली। उसने टेनेशियस स्पाइडर वेब का परिचय जांचा। टेनेशियस स्पाइडर वेब पौराणिक एक अत्यंत मजबूत मकड़ी का जाला जो A+ रैंक ग्रेट डेमन स्पाइडर न्याला से उत्पन्न हुआ है। यह A+ रैंक से नीचे के किसी भी प्राणी को सीधे बांध सकता है और A+ रैंक प्राणियों पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। परिचय देखने के बाद तब जाकर देव ने राहत की सांस ली। ये बात कुछ ऐसी है, इससे भविष्य में पालतू जानवरों को पकड़ना आसान होगा। इसके अलावा अगर वह दुश्मन के साथ लड़ाई के दौरान अचानक ऐसा मकड़ी का जाला फेंक दे तो दुश्मन निश्चित रूप से घबरा जाएगा। लगता है यह अभी भी एक दुर्लभ खजाना है। उसने मकड़ी का जाला रख लिया। पहला खजाना बुरा नहीं है, यह एक अच्छी शुरुआत है। फिर उसने दूसरी पौराणिक खजाना पेटी खोली। एक और नर्म आवाज सुनाई दी जो केवल देव सुन सकता था। डिंग! मानव देव को बधाई हो, आपको 1.5 मिलियन अंक प्राप्त हुए। इस अधिसूचना को सुनकर देव की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या बात है, वह वास्तव में सीधे अंक खींच सकता है। ये कुछ ऐसा था जो देव ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन वह काफी संतुष्ट था। ये नुकसान नहीं है, ये शुद्ध लाभ है। देव तो और भी खजाना पेटियां खोलना चाहता था। लाभदायक व्यवसाय। पौराणिक खजाना पेटी खोलने के लिए केवल 500,000 की जरूरत थी। उसने बिना किसी प्रयास के 3 गुना लाभ कमाया। यह आखिरी मौका है, पूरी कोशिश करो। देव ने अपने आप से बड़बड़ाया। हालांकि 2 बार खजाना पेटियां खोलना बुरा नहीं था, कोई भी खजाना ऐसा नहीं था जो देव को उत्साहित करता। बेशक ये सामान्य था। पिछले जीवन में मनुष्यों ने 10 बार खजाना पेटियां खोली, जिनमें से 5 बार खाली थीं। देव को पहले से ही लग रहा था कि उसकी किस्मत काफ़ी अच्छी थी। अपनी अच्छी किस्मत का फायदा उठाते हुए उसने निर्णायक रूप से अपने आखिरी मौके का उपयोग किया। डिंग! मानव देव को बधाई हो, आपको विशेष वस्तु 3 शुद्ध मोती प्राप्त हुआ। अधिसूचना सुनने के बाद देव चौंक गया। उसे प्रतिक्रिया करने में काफ़ी समय लगा। अगले ही पल वह उत्साह से बिस्तर से कूद पड़ा। ये पौराणिक 3 क्लोन्स गठन मोती है। पिछले जीवन की किंवदंतियों में यह अवतार बनाने के लिए सबसे उत्तम वाहकों में से एक था। साधारण A+ रैंक द्वारा संक्षेपित अवतार वाहक की असंगति के कारण ज़्यादा ताकत बनाए नहीं रख सकता था। जैसे कि मयंक पूर्व में मोकियानफांत ने A+ रैंक अंक का उपयोग वाहक के रूप में किया था। उसका अवतार मुश्किल से आत्मा परिवर्तन 9वें चरण के रूप में माना जा सकता था। यह उसके वास्तविक शरीर की तुलना में बहुत कमजोर था। समान रैंक की लड़ाई में यह पूरी तरह से बेकार था। यही कारण था कि मयंक ने इसका उपयोग मयूर पूर्व में मोलुओं की रक्षा के लिए किया था। लेकिन अगर मयंक ने 3 क्लोन्स गठन मोती को वाहक के रूप में उपयोग किया होता, उसका अवतार कम से कम A+ रैंक होता। उसके अवतार की ताकत 10 गुना से अधिक बढ़ जाती। ये 3 क्लोन्स गठन मोती का सबसे बड़ा उपयोग नहीं था। चाहे वह रसातल राक्षस जाति हो या पृथ्वी पर योद्धा, हर कोई केवल एक अवतार संक्षेपित कर सकता था। जब तक यह अवतार नष्ट नहीं होता तब तक दूसरा जन्म नहीं ले सकता था। ये स्वर्ग और पृथ्वी का नियम था और इसे तोड़ना अत्यंत मुश्किल था। हालांकि 3 क्लोन्स गठन मोती के सबसे महत्वपूर्ण शब्द थे 3 क्लोन्स गठन। बेशक स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के प्रतिबंध के तहत 3 क्लोन्स गठन मोती के साथ भी कोई केवल एक अवतार बना सकता था। हालांकि यह अवतार 2 और अवतार उत्पन्न कर सकता था। इसने नियमों के प्रतिबंधों को चतुराई से टाल दिया। यही 3 क्लोन्स गठन मोती का सबसे पागलपन भरा पहलू था। कल्पना करें, अगर कोई समान रैंक के दुश्मन से लड़ता है तो दुश्मन के पास केवल एक अवतार होगा जो उसके वास्तविक शरीर से बहुत कमजोर होगा। हालांकि आपके पास समान रैंक के 4 योद्धाओं के बराबर होगा जिनके विचार एक समान होंगे। दुश्मन को केवल सामूहिक प्रहार से ही मार डाला जाएगा। यही कारण था कि 3 क्लोन्स गठन मोती को देखने के बाद देव इतना उत्साहित था। इससे भी महत्वपूर्ण बात, देव को गोल्डन रैंकिंग लिस्ट की अधिसूचना याद आई। एक बार जब उसकी रक्तरेखा एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगी तो यह एक क्लोन को पोषित कर सकती है। यह एक ऐसा क्लोन था जो अवतार से कहीं अधिक मजबूत था और इसमें अमर और अविनाशी विशेषता थी। ये पहले से ही काफ़ी पागलपन भरा था। अगर देव 3 क्लोन्स गठन मोती का उपयोग अपने क्लोन को बनाने के लिए करता, इस मजबूत गठजोड़ के साथ ये 2 विशाल युद्ध शक्तियों के बराबर था। इस तरह उसकी ताकत दोगुनी हो जाएगी।
देव अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पा रहा था। कितना सटीक समय! देव को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल किसी बिल्ली द्वारा खरोंचा जा रहा हो। वह शापित द्वीप पर लौटने के लिए उत्सुक था ताकि वह जितना हो सके उतना रक्तसार अवशोषित कर सके। दुर्भाग्य से देव केवल इसके बारे में सोच सकता था। पूरी तरह तैयार होने से पहले देव उस अभिशप्त स्थान पर दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसने जबरदस्ती खुद को शांत किया। देव ने चुपचाप स्थिति का आकलन किया। अगर वह A+ रैंक तक पहुंचने से पहले एक क्लोन को संक्षेपित कर सकता है तो उस समय 9 लहर तलवार कला भी एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुकी होगी। हथियारों और उपकरणों के सुधार के साथ क्या उसके पास अपने नश्वर शरीर के साथ A+ रैंक का मुकाबला करने का मौका होगा? पैट्रिक ड्रैगन के विपरीत वह स्वर्ग का पसंदीदा बच्चा नहीं था। वह एक वास्तविक साधारण इंसान था। अगर उसने वास्तव में यह उपलब्धि हासिल की तो वह इतिहास में ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति होगा। देव ने गहरी सांस ली। उसने अपने दिमाग में आने वाले विचलित करने वाले विचारों को दबा दिया। खाना एक एक कौर खाना पड़ता है और रास्ता एक एक कदम चलकर तय करना पड़ता है। उसने पौराणिक खजाना पेटी को खोलना जारी नहीं रखा। देव अपनी फसल से पहले ही बहुत संतुष्ट था। वह चिंतित था कि बहुत ज्यादा करना उतना ही बुरा है जितना कि पर्याप्त न करना। अगर उसने 10 लाख से अधिक खर्च किए और कुछ खाली पेटियां खोल लीं तो वह बहुत उदास महसूस करता। बचे हुए अंकों का बुद्धिमानी से उपयोग करना था। देव अभी भी ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई के अन्य 2 टुकड़ों के बारे में सोच रहा था। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई एक पौराणिक खजाना था जिसने देव की जान 1 से अधिक बार बचाई थी। इसके वर्तमान स्तर पर इसे एक दैवीय कलाकृति माना जा सकता था। इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि अभी कोई उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला नहीं था, उसके लिए अन्य 2 टुकड़ों को जल्द से जल्द इकट्ठा करना अधिक महत्वपूर्ण था। 300 कांस्य खजाना पेटियों को खींचने के बाद पौराणिक विशेष वस्तु प्रकट हुई। पहला ब्लेजिंग एंजल माइकल के पंखों का टुकड़ा। अगर वह 300 चांदी की खजाना पेटियां खींचता तो उसे ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई का दूसरा टुकड़ा मिलता। पहला बुद्धि दूत रेजियल का पंख। अगर वह 300 सोने की खजाना पेटियां खींचता तो उसे निश्चित रूप से ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई का आखिरी टुकड़ा मिलता। महादूत टोलिया की हड्डी। 3 मुख्य घटक एंजल जाति के 3 पवित्र दूतों से विरासत में मिले थे। दैवीय कारीगर मित्रों द्वारा गढ़े जाने के बाद यह एक पूर्ण पौराणिक वस्तु बन गया, ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई। एक बार और नाम सूची न्यू है। मोलुओ मयूर, न्याला नीलम, माइकल मिखाइल, रेजियल रघु, टोलिया तुलसी, मितो मिथुन। तो दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से देख लो और है मुझे हर वीडियो में कमेंट करके जहर बताए। ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई एक सच्ची पौराणिक वस्तु। यह एक ऐसा खजाना था जिसे अनगिनत मनुष्यों ने दैवीय कलाकृति कहा। पिछले और वर्तमान जीवन को मिलाकर यह पहली बार था जब देव पूर्व में चू फैंग इतना करीब था कि वह एक पौराणिक वस्तु प्राप्त कर ले, और वह इसे हासिल करने वाला था। ये कहना झूठ होगा कि वह उत्साहित नहीं था। एक पौराणिक वस्तु जो उसकी पहुंच में थी। देव ने अधीरता से चांदी की खजाना पेटी खोली और खींचना शुरू किया। हर बार 1000 अंक खपत होते थे, आधे मूल्य पर 500 अंक। देव के लिए यह समुद्र में एक बूंद के बराबर था। पहली बार डिंग, मानव देव को बधाई हो, आपको प्राप्त हुआ खाली खजाना पेटी। इस परिचित आवाज को सुनकर देव ने अनजाने में अपनी आंखें घुमाईं। ये वही चीज थी जो उसे पिछले जीवन में सबसे ज्यादा नापसंद थी। उसने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं पाया, फिर भी अधिसूचना में बधाई दी गई। बधाई किस बात की? देव अवाक था। उसी समय उसे खुशी भी हुई। पहली बार चांदी की खजाना पेटी खींचने पर उसे खाली पेटी मिली। ऐसा लगता था कि उसने अपनी अधिकांश किस्मत खर्च कर दी थी। सौभाग्य से उसने पौराणिक खजाना पेटियों को खींचना जारी नहीं रखा। उसका दिल ज्यादा नहीं डगमगाया। देव के लिए चांदी की खजाना पेटियां खींचना वास्तव में उबाऊ था। यहाँ दिखाई देने वाली वस्तुएं आमतौर पर B और C रैंकों के लिए थीं। देव के लिए वे वास्तव में छोड़ने योग्य थीं। वे जैसे मुर्गी की पसलियां थीं जिन्हें खाना बेस्वाद था लेकिन छोड़ना अफसोसजनक था। हालांकि वह कल राजधानी जा रहा था। ये छोटी चीजें देव के लिए बेकार थीं, लेकिन वह अपने परिवार और दोस्तों को देने के लिए कोई बहाना ढूंढ सकता था। देव ने एक पल के लिए सोचा और बड़बड़ाया, मुझे याद है कि पिछले जीवन में राजधानी में काफी कुछ प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। संभवतः इस चरण में हर कोई गरीब है। ये चीजें उनके लिए खजाने हैं। देव की आंखें चमक उठीं। ये सभी लोगों का दिल जीतने के लिए अच्छे खजाने हैं। इस विचार के साथ उसे अब बोरियत महसूस नहीं हुई। उसने खजाना पेटियों को पागलपन से खींचना शुरू कर दिया। डिंग, मानव देव को बधाई हो, आपको उच्च श्रेणी पालतू जानवर बॉल प्राप्त हुआ। डिंग, मानव देव को बधाई हो, आपको ट्रेमा फ्रूट तारांकन 3 प्राप्त हुआ। हर तरह के फल, हथियार, सामग्री, इनकी गिनती नहीं की जा सकती थी। इसने देव की नज़रों को व्यापक कर दिया। पिछले जीवन में उसने कभी भी लगातार पेटियां खोलने में इतनी फिजूल खर्ची नहीं की थी।
बाद के चरणों में जब उसके पास अंक थे तब वह निम्न स्तरीय खजाना पेटियां नहीं खोलता था। जब देव 260वीं खजाना पेटी तक पहुंचा तभी अचानक एक अधिसूचना की आवाज आई। चेतावनी, मानव देव का व्यक्तिगत भंडारण स्थान पूर्ण हो चुका है। कृपया समय पर इसे साफ करें या विस्तार करें। देव को एहसास हुआ, शुरुआती चरणों में हर किसी के पास 300 इकाइयों का व्यक्तिगत भंडारण स्थान होता था। अगर वह इसे अपग्रेड करना चाहता था तो उसे अंक खपत करने पड़ते थे। बेशक चूंकि देव अत्यंत धनी था, उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने सीधे 200,000 अंक खर्च किए और इसे 1000 इकाइयों तक बढ़ा दिया। ये थोड़े समय के लिए पर्याप्त था। उसने खजाना पेटियां खींचना जारी रखा। थोड़ी देर बाद उसे एक विशेष संकेत सुनाई दिया। मानव देव ने छिपी हुई शर्त को पूरा किया है और विशेष पुरस्कार सक्रिय किया है। 300वीं चांदी की खजाना पेटी एक विशेष पौराणिक श्रेणी वस्तु का टुकड़ा देगी। यह आ गया, यही है। देव तुरंत उत्साहित हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने फिर से चांदी की खजाना पेटी खोली। देव इसे एकटक देखता रहा। एक कुरकुरी आवाज के बाद गोल्डन रैंकिंग लिस्ट की सुखद अधिसूचना देव के दिमाग में गूंजी। डिंग, मानव देव को बधाई हो, आपको विशेष पौराणिक श्रेणी वस्तु का टुकड़ा पहला बुद्धिदूत रघु का पंख प्राप्त हुआ। आखिरकार मुझे मिल गया। देव ने अपने दिल में उत्तेजना को दबाया। आज उसे ऐसा लगा जैसे वह रोलर कोस्टर पर सवार हो। उतार चढ़ाव बहुत रोमांचक थे। रघु पूर्व में रजियल, जिसे रहस्यों और रहस्यों का दूत के रूप में जाना जाता था, सिंहासन दूतों का शासक था। वह एंजल जाति के उच्च रैंकिंग दूतों में से एक था। पद के मामले में वह मिखाइल पूर्व में माइकल से कम नहीं था। उसके द्वारा छोड़ा गया हर पंख अत्यंत कीमती था। दैवीय कारीगर मिथुन पूर्व में मितों के गलाने के साथ इसे एक तेज धार वाला हथियार कहा जा सकता था। तेजी के मामले में शायद देव का क्लीव्ड एज सेबर भी इससे कमतर था। आखिरकार क्लीव्ड एज सेबर केवल एक पौराणिक जादुई शक्ति के साथ आने वाला हथियार था। चाहे जो भी हो, इसे पौराणिक वस्तुओं से तुलना नहीं की जा सकती थी। पंखों की विशिष्टता के कारण देव ने परिचय को देखा। इस टुकड़े ने उसे एक विशेष विशेषता भी दी। यह एक दैवीय कौशल था, पंख गिरना। यह एक अच्छा नाम था। हालांकि पंख गिरना का परिचय अत्यंत क्रूर था। एक दैवीय समूह हमला तकनीक। जब इसे निष्पादित किया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सफेद पंख आकाश से गिर रहे हों। जहां भी यह गुजरता है, अंतरिक्ष टूट जाता है और लोग बिना किसी निशान के मर जाते हैं। देव ने गहरी सांस ली। उसे हमलावर कौशलों की कमी थी। रघु के पंख ने इसकी पूर्ति कर दी। इस तरह दैवीय शक्तियां खरीदने के लिए अंक खर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार दैवीय शक्तियों को खेती करनी पड़ती थी। हालांकि इस तरह के दैवीय हथियार के साथ आने वाले कौशलों का उपयोग करने के लिए केवल इसके साथ परिचित होने की जरूरत थी। हालांकि शक्ति उपयोगकर्ता की ताकत के अनुसार बदलती थी। देव ये भी जानता था, जैसे मिखाइल के पंखों की विशेषता ध्वनि की गति का 100 गुना। यहां तक कि अब देव इसका केवल एक हिस्सा उपयोग कर सकता था। रघु के पंख भी कुछ ऐसे ही होने चाहिए, लेकिन इसे अभी भी एक महान हत्यारा हथियार माना जा सकता था। पौराणिक वस्तुएं, यहां तक कि टुकड़े भी असाधारण थे। चांदी की खजाना पेटी के लिए उसने कुल 150,000 अंक खर्च किए। यह उल्लेख करने योग्य नहीं था। उसके बाद देव ने 300 और सोने की खजाना पेटियां खींचने की योजना बनाई ताकि ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई का आखिरी टुकड़ा भी प्राप्त कर सके। अब देर रात हो चुकी थी। समय कीमती था। देव ने खींचना शुरू किया। सोने की खजाना पेटी की मूल कीमत 10,000 अंक प्रति बार थी। आधे मूल्य पर 5,000 अंक। 300 बार का मतलब 1.5 मिलियन अंक। देव के लिए यह अभी भी वहनीय था। सोने की खजाना पेटी में कुछ वस्तुएं काफ़ी अच्छी मानी जाती थीं। यहाँ तक कि सुपर बॉल भी निकलीं। बेशक उनमें से अधिकांश साधारण बी रैंक वस्तुएं थीं। कम से कम वह इसका इंतजार कर रहा था। वह आधी रात तक खींचता रहा। उसने आखिरकार 299 बार खींच लिया। विशेष अधिसूचना वादे के अनुसार आए। मानव देव ने छिपी हुई शर्त को पूरा किया है और विशेष पुरस्कार सक्रिय किया है। 300वीं सोने की खजाना पेटी एक विशेष पौराणिक श्रेणी वस्तु का टुकड़ा देगी। अगले ही पल एक कंकाल जैसी खजाना वस्तु देव के सामने प्रकट हुई। कंकाल अभी भी तारों की रोशनी से चमक रहा था। यह न केवल डरावना नहीं था, बल्कि इसमें एक पवित्र आकर्षण भी था। महादूत तुलसी की हड्डी पूर्व में टोलिया। इससे पहले कि देव कंकाल की बारीकी से जांच कर पाता, उसके दिमाग में अचानक एक अधिसूचना गूंजी। बधाई हो, मानव देव ने पौराणिक वस्तु ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई के 3 टुकड़ों को सफलतापूर्वक इकट्ठा किया है। क्या आप इन्हें सम्मलन करना चाहते हैं? देव ने अधीरता से कहा, सम्मलन। देव के ये शब्द बोलने के बाद उसके पीछे मिखाइल के पंख अचानक उसके शरीर से अलग हो गए। वे धीरे धीरे देव के सामने तैरने लगे। अन्य 2 टुकड़े भी हवा में निलंबित थे। तीनों एक साथ एक दैवीय आभा उत्सर्जित कर रहे थे।
तभी आकाश से एक सुनहरा प्रकाश उतरा। इसने तीनों को लपेट लिया। फिर देव ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। सुनहरे प्रकाश के प्रभाव में 3 पौराणिक वस्तु के टुकड़े जैसे सूरज से मिली बर्फ की तरह थे। वे धीरे धीरे पिघलने लगे। 3 पिघली हुई वस्तुएं धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आईं जब तक कि वे अलग नहीं हो गए। तुरंत बाद एक नई जोड़ी पंख धीरे धीरे बनने लगे। इसमें एक बड़ा कंकाल था जो इसे सहारा दे रहा था, साथ ही घने सफ़ेद पंख थे। सबसे ऊपरी सिरे पर 2 तेज पंख थे। चमकदार सुनहरा प्रकाश अपने चरम पर पहुंच गया। बूम! अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिसने देव को चौंका दिया। जोरदार धमाके के बाद एक विशाल जोड़ी चमकदार और शुद्ध पंख चुपके से देव के सामने तैरने लगे। चमक के भीतर दैवीय शक्ति संचार कर रही थी। ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई दुनिया में फिर से प्रकट हो गए। ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई का पूर्ण संस्करण। इसने अपनी पौराणिक आभा को बिना किसी संकोच के प्रकट किया, क्योंकि मिखाइल के पंख इसके एक हिस्से बन गए थे। देव इसमें से एक आत्मीयता की भावना महसूस कर सकता था। इसे फिर से गलाया गया और मालिक को फिर से पहचाना गया। विशाल ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई अचानक देव की पीठ में समा गए। ये पूरी तरह से देव के शरीर में गायब हो गया। हालांकि उसे बिल्कुल भी असहजता महसूस नहीं हुई। उस पल देव ने अचानक अपने माता पिता के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी। फिर उसकी माँ सुनीता पूर्व में सन्यानेंग की आवाज़ गूंजी, देव इतनी रात हो गई है, तुम सो क्यों नहीं रहे? कल तुम्हें फ्लाइट पकड़नी है। समझ गया माँ, मैं अब सोता हूँ। देव ने शर्मिंदगी से मुस्कुराया। ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई के सम्मेलन से हुई हलचल वास्तव में छोटी नहीं थी। जो लोग नहीं जानते वे सोचते कि देव अपने कमरे में कोई एक्शन फिल्म बना रहा है। सुनीता ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में वापस चली गईं। बड़ा बेटा माँ के नियंत्रण में नहीं रहता, उसे रहने दो। तब जाकर देव शांत हुआ और गोल्डन रैंकिंग लिस्ट पर ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई का परिचय देखा। इसमें कुल 3 विशेषताएं थीं: तेज उड़ान, समूह हमला कौशल, एकल लक्ष्य हमला कौशल। तब जाकर देव समझा, आखिरी महादूत तुलसी की हड्डी एक शक्तिशाली एकल लक्ष्य हमला कौशल प्रदान करती है। हालांकि 3 विशेषताएं नहीं बदलीं, प्रत्येक विशेषता की सीमा बहुत बढ़ गई थी। उसकी मूल अधिकतम गति ध्वनि की गति का 100 गुना थी। हालांकि सम्मिलित ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई उपयोगकर्ता को प्रकाश की गति प्रदान कर सकते थे। इसे अब ध्वनि की गति से नहीं मापा जाता था। प्रकाश की गति ब्रह्मांड में अधिकतम गति थी। कोई भी जीवन या वस्तु इस गति को पार नहीं कर सकती थी। ये ब्रह्मांड के नियम का प्रतिनिधित्व करता था। यहाँ तक कि प्रकाश की गति के करीब पहुंचना भी लगभग अवास्तविक था। देव जो जानता था उसके अनुसार पिछले जीवन में सबसे तेज एस रैंक विशेषज्ञ अभी भी ध्वनि की गति की सीमा के भीतर था। ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्वनि की गति का 100 गुना या 1000 गुना था। यह अभी भी प्रकाश की गति से बहुत दूर था। केवल यही एक विशेषता ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई को पौराणिक कहलाने के योग्य बनाती थी। बेशक देव ये भी जानता था कि ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई केवल प्रकाश की गति प्राप्त करने का अवसर देता था। अगर कोई वास्तव में प्रकाश की गति प्राप्त करना चाहता था तो उसे एक अत्यंत मजबूत शारीरिक बनावट की भी आवश्यकता होगी। अभी के लिए उसने इतना आगे नहीं सोचा था। पहला कदम ध्वनि की गति का 100 गुना तक पहुंचना था। दूसरी विशेषता थी पंख गिरना। देव ने इसकी वास्तविक शक्ति का कभी परीक्षण नहीं किया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि इसमें किस तरह की ताकत थी। किसी भी तरह यह निश्चित रूप से पौराणिक के शीर्षक को शर्मिंदा नहीं करेगा। तीसरी विशेषता दूत का न्याय। अत्यंत शक्तिशाली एकल लक्ष्य हमला कौशल। वास्तविक शक्ति के लिए देव को इसका परीक्षण करना होगा। हालांकि इस तीसरी विशेषता में एक और विशेषता थी। इसने देव की रुचि को बढ़ा दिया। विशिष्ट विशेषता मार। प्रतिद्वंद्वी के रैंक को अनदेखा करने और उसे सीधे मारने की एक निश्चित संभावना थी। इसे देखकर देव अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। ऐसा बीमार कौशल कैसे हो सकता है? दूसरे शब्दों में, अगर एक डी रैंक योद्धा के पास ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई हो और अगर उसकी किस्मत स्वर्ग विरोधी हो तो क्या वह प्लस रैंक को मार सकता है? देव ने ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई से पवित्र एंजल जाति की अनूठी आभा को महसूस किया। वह बड़बड़ाया, ये वास्तव में काम कर सकता है। क्या यह उन अतुलनीय रूप से शक्तिशाली पवित्र दूतों द्वारा ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई में छोड़ी गई शक्ति हो सकती है? अगर ऐसा है तो अगर उपयोगकर्ता की किस्मत अच्छी हो और वह इस शक्ति को मुक्त करने में सक्षम हो तो वह स्वाभाविक रूप से अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को मार सकता है। बेशक इसमें निश्चित रूप से एक सीमा होगी। हालांकि देव बस इतने उच्च स्तर की खेती प्राप्त करने में असमर्थ था। A+ रैंकों और S रैंकों के लिए वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। देव इस बात से निश्चित था, अगर इसका अच्छे से उपयोग किया जाए तो वह स्थिति को पलट सकता है। देव बहुत खुश था। रसातल से इस बार की वापसी बहुत फायदेमंद थी। इसके अलावा उसने अभी तक सब कुछ पूरी तरह से पचा नहीं था। लकी ड्रॉ के बाद उसके पास अभी भी लगभग 5 मिलियन अंक बचे थे।
मुख्य रूप से क्योंकि उसने पहले उप पौराणिक खजाना पेटी से 1.5 मिलियन अंक खींचे थे, जिसने उसका शेष राशि बहुत बढ़ा दी थी। उसे रसातल में खपत हुए कुछ जीवन रक्षक उपकरणों को फिर से भरना था। उसने तुरंत मिसलेनियस आइटम्स गोल्डन रैंकिंग लिस्ट खोली। वह सीधे अपने लक्ष्य की ओर गया। उच्च श्रेणी सुपर बॉल की कीमत 100,000 अंक थी, आधे मूल्य पर 50,000 अंक। उसने 10 खरीदे। अगली बार जब वह रसातल में जाएगा तो वह कुछ उच्च रैंकिंग पालतू जानवरों को वश में करेगा। लड़ाई में उसके पास अधिक सहायक होंगे। A+ रैंक के लिए दैवीय पुनर्जनन औषधि, जीवन औषधि की मूल कीमत 100,000 अंक प्रति हिस्सा थी, आधे मूल्य पर 50,000 अंक। उसने भी इसके 10 हिस्से खरीदे। अगली बार जब वह घायल होगा तो उसे अपनी रिकवरी की चिंता नहीं करनी होगी। यहाँ तक कि अगर वह अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ घाव के बदले घाव की रणनीति अपनाए तो भी वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मार सकता था। पूर्ण सुरक्षा स्क्रॉल X10। इसने मयंक पूर्व में मोकियानफान के अवतार के पूर्ण शक्ति हमले को भी रोक लिया था। इस गुणवत्ता पर भरोसा किया जा सकता था। फ्लेम ड्रैगन स्टॉर्म के लिए उसने एक बार में 100 स्क्रॉल खरीदे। पिछली बार शापित द्वीप की यात्रा बहुत जल्दबाजी में थी, नतीजतन केवल 5 स्क्रॉल बचे थे। इस बार उसने पर्याप्त तैयारी की थी। अगली बार जब वह जाएगा तो वह जितना हो सके उतना स्थानीय उत्पाद लाएगा। उसने 10 ग्राम जादुई नुकीले विष को फिर से भरा। अंत में उसने डिस्गाइज औषधि और स्लीपिंग गैस जैसे कुछ छोटे आइटम भी खरीदे। शायद वे महत्वपूर्ण क्षण में बहुत काम आएंगे। पागलपन भरी खरीदारी के बाद उसके पास 3 मिलियन से कम अंक बचे थे। फिर उसने अलौकिक शक्ति गोल्डन रैंकिंग लिस्ट खोली। उसने 9 लहर तलवार कला की पहली 6 लहरों को पूर्ण मूल्य पर खरीदा। कुल 2.2 मिलियन अंक। हालांकि देव को लगा कि यह इसके लायक था। ये भविष्य में A+ रैंकों के खिलाफ लड़ने की उसकी एक पूंजी थी। वह आधी रात तक खरीदारी करता रहा। देव के पास अब 1 मिलियन से कम बचा था। वह आह भरी। वह फिर से गरीब हो गया। वह मदद नहीं कर सका लेकिन हंसा। कब से वह इतना दिखावा करने वाला बन गया था? 1 मिलियन अंक। इस चरण में कौन सा मानव इतने सारे अंक रख सकता था? फिलहाल वह कुछ और खरीदने के बारे में नहीं सोच सका। इसलिए देव ने अपने सभी अंक खर्च करने का विचार छोड़ दिया। उसने समय देखा। सुबह होने में अभी 1 घंटे से ज़्यादा समय था। उसने कमलासन में बैठकर थोड़ी देर खेती करने का फैसला किया। अगली सुबह रमेश पूर्व में चूतियान लाइट ने दरवाज़ा खटखटाया। देव, नाश्ता तैयार है। बाद में नाश्ता करने आ जाओ और हम हवाई अड्डे जाएंगे। समझ गया पिताजी। देव मुस्कुराया। घर में हमेशा पिताजी ही नाश्ता बनाते थे। कारण सरल था, उसकी मां को बिस्तर में देर तक रहना पसंद था और वह उठ नहीं पाती थी। नाश्ते के बाद परिवार ने हवाई अड्डे के लिए टैक्सी ली। देव के राजधानी में रहने वाले चाचा ने पहले से ही उनकी दैनिक जरूरतों की व्यवस्था कर दी थी। उन्हें केवल अपने बैग उठाकर वहां जाना था। गाड़ी में उसने सामने की ट्रैफिक को देखा। देव अपने पिछले जीवन की राजधानी में बिताए गए छोटे छोटे पलों को याद करने से खुद को रोक नहीं सका। वह उसके पिछले जीवन की कहानी का प्रारंभिक बिंदु था, साथ ही उसकी अकेलेपन का अंतिम बिंदु भी। शिक्षक, सहपाठी, दोस्त, प्रेमी, दुश्मन, अनगिनत कृतज्ञता और शिकायतें, साथ ही अनगिनत खुशियां और दुख। इस प्रस्थान के साथ उसके पिछले जीवन की हर चीज अतीत बन जाएगी। देव अपने नए जीवन में कोई अफसोस नहीं होने देगा। 1 घंटे बाद परिवार जियांग सिटी हवाई अड्डे के प्रस्थान हॉल में पहुंचा। हॉल बहुत विशाल था। लोग आते जाते थे, लेकिन ये बिल्कुल भी भीड़भाड़ वाला नहीं लगता था। एक नए प्रथम स्तरीय शहर के रूप में जियांग सिटी काफ़ी अच्छी तरह विकसित हो रहा था। लेकिन नए युग के आगमन के साथ राजधानी तूफान का केंद्र थी। वहाँ अधिक अवसर थे। परिवार ने सीटों की एक पंक्ति ढूंढी और अपना सामान रख दिया। वे अभी बैठे ही थे कि अचानक एक युवा पुरुष और महिला देव के परिवार के बगल में बैठ गए। दोनों बहुत युवा थे और उनके बाल छोटे थे। महिला के बाल थोड़े लंबे थे। वे दोनों एक ही सेना हरे रंग की वर्दी पहने हुए थे। ये सैन्य वर्दी के समान थी, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं थी। जैसे ही वे बैठे, छोटे बालों वाला युवा पुरुष सीट की पीठ पर झुका और बड़बड़ाया, पता नहीं ऊपर वाले क्या सोच रहे हैं। विजय पूर्व में वेई शिंगुओ को हमें विशेष प्रशिक्षण देने का अधिकार कहाँ से मिला? लास्ट बार नाम सूची दे रहा हूँ। नाम सूची, नेम लिस्ट। चू फैंग देव, लिंग आर्यन, चू तियानलाई रमेश, सन न्यानेंग सुनीता, वेई शिंगुओ विजय, मोकियानफान मयंक, यू यश, एंडरसन अर्जुन, मो लुओ मयूर, न्याला नीलम, माइकल मिखाइल, रजील रघु, टोलिया तुलसी, मितो मिथुन। आप कमेंट करके बताओ। टू बी कंटिन्यू।